द्वितीय सत्र में हमारे बीच विशेषज्ञ के रूप में विराजमान हैं परम आदरणीय वरिष्ठ रंगकर्मी। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। उनके बाद हमारे बीच परम आदरणीय वरिष्ठ रंगकर्मी कला मर्मज्ञ आदरणीय श्री चित्तरंजन त्रिपाठी जी, जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक हैं, वो नाट्यशास्त्र की वर्तमान समय में उपयोगिता इस विषय पर अपना उद्बोधन प्रस्तुत करेंगे। हम आपका भी जोरदार करतल ध्वनि से द्वितीय सत्र में स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। आप सभी विद्वज्जनों की अनुमति हो तो मैं कार्यक्रम को प्रारंभ करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम परम आदरणीय विद्यानिधि बनारसे जो प्रसाद के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने 1993 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से स्नातकोत्तर शिक्षा पूरी की। तब से उन्होंने मराठी, हिंदी, कोंकणी, कन्नड़, अंग्रेजी और जिब्रिश भाषाओं में 50 से अधिक नाटकों का निर्देशन किया है। उन्होंने 3 परस्पर संबंधित क्षेत्रों परिकल्पना और निर्देशन, कला एवं सांस्कृतिक प्रशासन और उपयोजित कला में दक्षता हासिल की है। वो पिछले 3 दशकों से थिएटर प्रशिक्षण के कार्य में जुटे हैं और भारत तथा विदेशों में कई विश्वविद्यालयों और नाट्य संस्थानों में अतिथि व्याख्याता, अतिथि निर्देशक के रूप में कार्य कर चुके हैं। उन्होंने भारत में अनेक विश्वविद्यालयों के लिए अध्ययन बोर्ड ऑफ स्टडी के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है। पिछले 2 दशकों में उनके नाटक भारत तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर यात्रा कर चुके हैं। पिछले 3 सालों में उनकी द बैलेंसिंग एक्ट, DNA, अपलक निद्राहीन, फॉलो अगेन फ्लाई बेटर, तो पहा तो आहा आह, तो पहा तो आह, डाबिन और बानप्रस्थ, ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तुतियां रही हैं। उन्हें बहुआयामी रंगकर्मी बाल गंधर्व पुरस्कार पुणे, रूपवेद प्रतिष्ठान द्वारा तनवीर नाट्यधर्मी पुरस्कार और टाइम्स समूह द्वारा मेटा सम्मान सहित अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मान प्राप्त हुए हैं। वो आइपर इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर परफॉर्मिंग आर्ट एंड रिसर्च के संस्थापक निदेशक हैं। वो आइपर इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल भारत के फेस्टिवल डायरेक्टर के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। वो इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ITI यूनेस्को के एशिया प्रांत के विभाग के उपाध्यक्ष हैं। मैं परम श्रद्धेय परम विद्वान और नाट्यशास्त्र के बहुत महत्वपूर्ण विषय नाट्यशास्त्र और विश्व रंगमंच, इस विषय पर प्रकाश डालने हेतु बहुत आदर पूर्वक और आपकी जोरदार करतल ध्वनि से आमंत्रित करता हूं परम आदरणीय विद्यानिधि बनारसे। नमस्कार। आज यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, उपस्थित कलाकार, शिक्षाविद और नाट्य रसिक मित्रों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। सर्वप्रथम मैं इस नाट्यशास्त्र पर केंद्रित भरतमुनि राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन करने के लिए संस्कृति संचालनालय मध्य प्रदेश तथा मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय को मनपूर्वक बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज नाट्यशास्त्र को समकालीन संदर्भ में देखना अत्यंत जरूरी हो गया है, आवश्यक हो गया है। इसके प्राचीन गौरव के साथ साथ इसे आज की नाट्य साधना के संदर्भ में भी प्रस्तुत करने की आवश्यकता है और यह आयोजन हमें ऐसा करने की अनेक संभावनाओं पर विचार करने का अवसर प्रदान करेगा। आज का मेरा विषय है नाट्यशास्त्र और विश्व रंगमंच। पहले मैं इन 2 शब्दों का, विश्व रंगमंच और नाट्यशास्त्र, इसका अर्थ जो मुझे अभिप्रेत है वो स्पष्ट करता हूं और ये भी स्पष्ट करता हूं कि ये मेरे लिए क्या मायने रखते हैं। विश्व रंगमंच, जैसे कि बहुतों को ज्ञात है, हमें शेक्सपियर की जो उक्ति है वो याद दिलाती है, सारा संसार एक रंगमंच है। इस कथन का एक अर्थ ये हो सकता है कि रंगमंच मानव अभिव्यक्ति का एक सार्वभौम रूप है। व्यापक रूप से देखा जाए तो विश्व रंगमंच का तात्पर्य है विभिन्न संस्कृतियों और भौगोलिक क्षेत्रों में लोगों द्वारा विकसित की गई रंगमंचीय परंपराएं, उनके विकसित होते हुए तरीके, नवाचार
और उन प्रस्तुतियों से जुड़ा हुआ सांस्कृतिक अर्थ। नाट्यशास्त्र एक प्राचीन ग्रंथ है, एक लिखित ग्रंथ है। पहली दृष्टि में ये एक स्थिर, स्टैटिक और अपरिवर्तनीय ऐसे प्रतीत होता है, जबकि विश्व रंगमंच एक सतत, प्रवाहमान और परिवर्तनीय प्रक्रिया है। पर क्या वास्तव में ऐसा है, या फिर ये तथाकथित स्टैटिक या स्थिर ग्रंथ ऐसे विचारों से परिपूर्ण है जो आज के रंगमंच की गतिशील दुनिया को अब भी अर्थ और दिशा दे सकता है? यही मेरे प्रश्न, मेरे शोध और चिंतन का केंद्र बिंदु है। मैं ये प्रस्तावित करता हूं कि अपनी प्राचीनता के बावजूद नाट्यशास्त्र आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। मनुष्य का मूल स्वभाव बहुत अधिक नहीं बदला है। बेशक टेक्नोलॉजी आने के बाद भविष्य में शायद हमारी इस धारणा को चुनौती मिल सके, लेकिन उसकी चर्चा किसी अलग समय हम कर सकते हैं। मनुष्य में एक सहज कलात्मक वृत्ति है। छोटे बच्चे अपनी कल्पना के विश्व में बड़े आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। मेक बिलीफ उनके लिए बहुत आसान चीज होती है। ग्रोनअप्स, वयस्क, बड़े हुए लोग इस खेल को समझते भी हैं और सराहते भी हैं। मनुष्य की विकास प्रक्रिया में नाट्यात्मकता की उपस्थिति प्राचीन समय से दिखाई देती है और इसके प्रमाण हमें आसपास भी दिखते हैं, जैसे भीमबेटका जैसी गुफाओं में, सीताबेंगा जैसी गुफाओं में हमें ये चीजें दिखती है। नाट्यशास्त्र शब्द स्वयं ही गहन विचार की मांग करता है। नाट्य का अर्थ है खेल, क्रिया, गति, और शास्त्र का अर्थ हो सकता है तंत्र, पद्धति, विज्ञान या तकनीक। दोनों मिलाकर इसे रचनात्मक प्रदर्शन का विज्ञान ऐसे कह सकते हैं। ये एक चौंकाने वाला, थोड़ा सा आधुनिक रंगभूमि से जुड़ने वाला विचार है जो नाट्यशास्त्र शब्द से ही उभर कर आता है। यद्यपि नाट्यशास्त्र को एक ग्रंथ के रूप में संरक्षित किया गया है, फिर भी इसकी आत्मा अभ्यास में जीवित रहती है, प्रैक्टिस में, प्रैक्टिकल में वो उभरता रहता है और पीढ़ी दर पीढ़ी ये प्रैक्टिस के जरिए हस्तांतरित होती रहती है। ये एक ऐसा दृष्टिकोण प्रदान करता है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि अभिनय या प्रदर्शन केवल कलात्मक अभ्यास नहीं है, बल्कि हमारी मनुष्यता का एक मूल तत्व है, एक अंतर्निहित, विकसित और आवश्यक वृत्ति है। इसी दृष्टिकोण से मैं नाट्यशास्त्र में निहित सूत्रों को खंगालने और उन्हें विश्व रंगमंच की विविध परंपराओं से जोड़कर देखने का प्रयास कर रहा हूं। मैं उन सिद्धांतकारों से भी संवाद करना चाहता हूं जिन्होंने नाट्यशास्त्र की व्याख्या की है और ये जांचना चाहता हूं कि क्या उनकी व्याख्याओं के तुलनात्मक अध्ययन से प्रदर्शन की क्रिया में कोई सार्वभौमिकता झलकती है या नहीं। ये मेरी जिज्ञासा की दिशा है। मैं एक रंगकर्मी हूं, मेरी मातृभाषा मराठी है। मैंने रंगमंच के कार्य की शुरुआत मराठी से ही की। पुणे जैसे शहर में एक बच्चों की संस्था के साथ इस रंगमंच के विश्व में मेरा प्रवेश हुआ। मेरी माँ पुणे के रंगमंच के और रंगकर्म से जुड़ी हुई थी। उन्हीं के माध्यम से मुझे न केवल मराठी रंगमंच बल्कि भारतीय रंगमंच के अलग अलग पहलुओं की प्राथमिक पहचान मिलने लगी। स्कूल, कॉलेज और फिर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय तक की शैक्षणिक यात्रा करते हुए मैं इस रंगमंच पे थोड़ा सा रम गया, स्थिर हो गया। इस पूरे प्रवास में अनेक प्रश्न मन में उठते रहे और उनके उत्तर खोजने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। ये जरूरी नहीं कि हर प्रश्न का उत्तर मिल जाए या मिल गया हो, लेकिन ये खोज आज भी जारी है। ऐसे ही कुछ प्रश्न जो लगातार मेरा पीछा कर रहे हैं। पहला प्रश्न, जो हम सब कई बार इस प्रश्न से जूझते हैं, भारतीय रंगमंच किसे कहा जाए। इसके साथ दूसरा प्रश्न आता है कि विश्व रंगमंच कैसे जाने, कैसे समझे, किसे कहा जाए। और इन दोनों संदर्भ में तीसरा प्रश्न आता है कि आज के दौर में नाट्यशास्त्र के संदर्भ में इनकी क्या भूमिका है
और इनके संदर्भ में नाट्य शास्त्र का क्या महत्व है और क्या प्रयोजन है। आज हम इन तीनों प्रश्नों के कुछ उत्तर तलाशने की कोशिश करेंगे। पिछले 30 वर्षों में मेरी यात्रा काफी व्यापक रही है। महाराष्ट्र के एक छोटे से जुन्नर जिले तालुका के एक छोटी सी बस्ती तेजेवाड़ी, वहाँ से लेकर अफ्रीका, यूरोप, मध्य पूर्व, एशिया, ऐसे कई जगह तक अलग अलग स्थानों पर मेरी यात्रा रही। मेरे इस दौरान मेरे पास इतने अत्यंत विविध और समृद्ध अनुभवों की पूंजी जमा होती गई और इन अनुभवों से उपजे अपने शिक्षण, अपनी सीख और नाट्यशास्त्र को लेकर बनी हुई मेरी समझ को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। नाट्यशास्त्र की महिमा और उसका महत्व हम सभी को ज्ञात है, उसे मैं दोहराना नहीं चाहता। इसका एक कारण यह भी है कि इसकी महिमा हम पिछले कई दशकों से एक दूसरे को बताते आ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ एक दूसरे को ही बताते आ रहे हैं, लेकिन इस महिमा का आज के संदर्भ में क्या उपयोग किया जा सकता है, इस पर विचार अपेक्षाकृत थोड़ा कम हुआ है, ऐसा मेरा मानना है फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ परफॉर्मर। हमें अब इस ओर गंभीरता से सोचना चाहिए कि आज के दौर में हम इसे कैसे देखें। आज का अभिनेता, आज की रंग प्रस्तुति, उसमें यह शास्त्र किस प्रकार सहायक हो सकता है। 2500 वर्ष पहले क्या हुआ था, उससे अधिक ये जरूरी है जानना कि आज हम इससे क्या सीख सकते हैं। कोई भी शास्त्र समय के साथ आगे बढ़ता है, विकसित और परिपक्व होता है। जैसे कि जीव विज्ञान को लेकर हमारी समझ पिछले कुछ वर्षों में पूरी तरह से बदल चुकी है। जहां पहले हम मानते थे कि आकाश में ऊपर कोई बैठा है और हमारी निगरानी कर रहा है, आज हम स्वयं आकाश में जाकर अपने ही अस्तित्व को देखने की स्थिति में पहुंचे हैं। ना ही सिर्फ इतना, बल्कि बाकियों पर निगरानी भी रख सकते हैं। 1850 के बाद तकनीकी प्रगति के गति अत्यंत तीव्र हो गई। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में हुआ और पिछले 200 वर्षों में जितने बदलाव हुए हैं वे उसके पहले 10,000 वर्षों के बदलाव की तुलना में कई गुना अधिक है। इस परिवर्तन ने न केवल मनुष्य के जीवन के जीने को ढंग को बदला है, बल्कि उसकी जीवन की गति को भी बदल दिया है। 19वीं सदी का मनुष्य, 20वीं सदी का मनुष्य और 21वीं सदी का मनुष्य, इन तीनों की जीवन की स्थितियां और उनको जीने का तरीका, इनके बीच जमीन आसमान का फर्क है। तो फिर प्रश्न उठता है कि जब मनुष्य का जीवन ही इतना बदल गया है, तब उसके द्वारा रचा जाने वाला रंगमंच क्या वैसा ही रह सकता है जैसे पहले सदियों पहले था? क्या 2500 वर्ष पूर्व रचा गया नाट्यशास्त्र आज भी वैसे ही प्रयोज्य रह गया होगा, या फिर आज के समय में उसकी ओर देखने का हमारा दृष्टिकोण बदलना चाहिए? यहां एक बात ध्यान देने योग्य है, नाट्यशास्त्र कोई संहिताबद्ध ग्रंथ मात्र नहीं है, ये एक जीवंत परंपरा का प्रतिनिधि ग्रंथ है। उसमें वर्णित अभिनय, भाव, रस, गति, ताल, वेशभूषा, संवाद, ये सब किसी एक विशिष्ट युग के लिए नहीं है, बल्कि एक कला दृष्टि से रचे गए हैं। इस दृष्टि से देखें तो नाट्यशास्त्र किसी अतीत में कैद ग्रंथ की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रणाली की तरह सामने आता है जिसे समय के अनुसार पुनराविष्कृत और पुनर्व्याख्यायित किया जा सकता है। आज जब हम विश्व रंगमंच की बात करते हैं तो केवल पश्चिमी रंग परंपराओं की ओर देखने की जरूरत नहीं है। भारतीय पारंपरिक रंगमंच में अभिनय और अर्थ को प्रतीकों, नाट्य मुद्राओं और ताल में पिरोया गया है। वैसे ही नाट्यशास्त्र हमें रंगमंच को केवल यथार्थ का प्रतिबिंब न मानकर जीवन के अनुभव को रूपांतरित करने वाला माध्यम मानने की एक दृष्टि देता है। इसलिए मैं मानता हूं कि आज का भारतीय रंगकर्मी यदि वैश्विक रंग दृष्टियों को समझना चाहता है तो नाट्यशास्त्र उसके लिए एक गहराई से जुड़ा हुआ संदर्भ ग्रंथ हो सकता है, बशर्ते हम उसे पुरातन और पूज्य समझकर कोरे स्मरण का विषय न बनाएं
बल्कि उसके साथ संवाद करें। संवाद, प्रश्न, संशोधन, पुनर्पाठ, ये सब एक जीवंत परंपरा की निशानियां हैं। आज हमें नाट्यशास्त्र के साथ ऐसा ही एक संवाद करने की आवश्यकता है। आज का अभिनेता जब मंच पर आता है तो वो केवल कहानी सुनाने के लिए नहीं आता है, वो अपने शरीर, आवाज, आंतरिक और बाह्य अनुशासन के साथ अर्थ की रचना करने आता है। और ये रचना तभी संभव है जब अभिनेता के पास एक सुस्पष्ट दृष्टि, संपूर्ण तैयारी और प्रेरणास्पद उद्देश्य हो। जैसे नाट्यशास्त्र में कहा गया है, यथो हस्त तथो दृष्टि, यथो दृष्टि तथो मनः, यथो मनः तथो भाव, यथो भाव तथो रसः। किसी भी नाटक का ये मूल है। आप स्तानिस्लावस्की कहो, बर्टोल्ट ब्रेख्ट कहो, मेयर होल्ड कहो, नाट्यशास्त्र के इस श्लोक के परे आप नहीं जाते हैं। अगर हम अपने देश के संदर्भ में बात करें तो पिछले शताब्दी के अंतिम दशक में हमने अपने देश में बहुत सारे बड़े बदलाव होते हुए देखे। 1992 के बजट के बाद इन परिवर्तनों की गति अत्यंत तेज हो गई। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, ये एक नया शब्द बनकर बार बार सुनाई देने लगा। ग्लोबल शब्द का उपयोग बढ़ गया। इसका सबसे बड़ा प्रभाव रोजगार से जुड़े क्षेत्रों पर पड़ा, लेकिन कला इससे बहुत दूर नहीं रह सकी। कला का क्षेत्र फैलते हुए मनोरंजन के क्षेत्र में उभरता गया। क्रिएटिव इंडस्ट्री नाम की एक नई अवधारणा हमारे सामने आ गई। पिछली शताब्दी में हुए विविध परिवर्तनों का भारतीय रंगमंच में निश्चित ही संज्ञान लिया है। विभिन्न प्रकार की आधुनिक प्रस्तुतियों से आधुनिक भारतीय रंगमंच समृद्ध हुआ है। इस कालखंड में भारतीय रंगमंच पर पश्चिमी रंगमंच का प्रभाव बढ़ता गया और इसी काल में यह धारणा बनने लगी कि नाट्यशास्त्र एक पुरानी चीज है, उसका आज के आधुनिक नाटक से कोई संबंध नहीं, कोई लेना देना नहीं। नाट्यशास्त्र केवल पुरानी संस्कृत नाटकों के मंचन में ही उपयोगी हो सकता है, ऐसा मान लिया गया और इस धारणा की झलक हमारे नाट्य प्रशिक्षण में भी दिखाई देने लगी। नाट्यशास्त्र को समझदारी से देखने और ये सोचने के बजाय कि यह आज के अभिनेता के लिए कैसा उपयोगी हो सकता है, हमने पश्चिमी सिद्धांतों की ओर अधिक ध्यान देना शुरू किया। इस परिस्थिति में नाट्यशास्त्र को दुनिया के सामने पहचान दिलाने की जरूरत किसी को महसूस नहीं हुई, या अगर किसी को महसूस हुई भी हो तो उसकी विशेष कोई सराहना नहीं की गई। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में पढ़ाई के दौरान विश्व रंगमंच, वर्ल्ड थिएटर एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। रंगमंच के इतिहास का अध्ययन वहां की शिक्षा का एक अभिन्न हिस्सा था। इतिहास शब्द के प्रति बचपन से ही हमारे मन में एक कुछ अलग भावना होती है। प्राथमिक विद्यालय में इतिहास की किताबें रोचक लगती है, कहानियां होती है, उनमें महान व्यक्तियों की कथात्मक जीवनी पढ़ने में मजा आता है। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे प्रेरणा स्रोत होते हैं। मतलब महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तीसरी चौथी कक्षा में 5वीं कक्षा तक छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास हम सुनते हैं और उससे प्रेरणा लेते हैं। किले गढ़ों की सैर करना हमें अच्छा लगने लगता है, लेकिन जब हम माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में पहुंचते हैं तो ये विषय धीरे धीरे नीरस और उबाऊ होने लगता है। कथात्मकता समाप्त हो जाती है और सारा ध्यान ये उबाऊ जानकारी और घटनाओं की सूचियों को रखने में पूरा का पूरा हमारा केंद्रित हो जाता है। ऐसी स्थिति में शिक्षा लेने के बाद इतिहास को देखने का कोई दृष्टिकोण तभी विकसित हो सकता है जब गलती से भी कोई अच्छा शिक्षक मिल जाए, वरना ये केवल एक विषय बनकर रह जाता है, उससे अधिक कुछ नहीं। कभी वो मार्क्स के लिए अच्छा विषय रहता है, कभी मार्क्स के लिए खराब। मैं जब एनएसडी में पढ़ रहा था तब का एक अनुभव साझा करता हूँ। विश्व रंगमंच का अध्ययन करते हुए मुख्यतः रंगमंच के इतिहास का अध्ययन कर रहे थे और इस अध्ययन के दौरान स्वाभाविक रूप से शेक्सपियर सामने आ गया। अब मैं पुणे में जन्मा, मराठी माध्यम के स्कूल में पढ़ा, ठेठ पुणे का ऐसा व्यक्ति हूँ। मेरा अंग्रेजी भाषा का अध्ययन केवल जितना
एग्जाम में पास होने के लिए जरूरी था उतना ही था। पुणे में जब मैं नाटक करता था तब अंग्रेजी भाषा की आवश्यकता बिल्कुल ही कभी महसूस नहीं हुई थी, लेकिन जब दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लिया तब इसकी जरूरत महसूस होने लगी। वही मैंने शेक्सपियर का एक नाटक सिम्बेलाइन पढ़ा और तब मेरे मन में सवाल उठा कि हम शेक्सपियर को महान नाटककार क्यों कहते हैं। ऐसा सवाल अक्सर शिक्षकों को अच्छा नहीं लगता है, और शेक्सपियर है और अगर वे साहित्य के शिक्षक हो तो तुरंत हमारी समझ पर सवाल उठाए जा सकते हैं। लेकिन मेरे सवाल वास्तविक और तर्कसंगत थे। उस समय उसके नाटक दुनिया भर में कैसे लोकप्रिय हो गए, इतनी सारी भाषाओं में इनका अनुवाद कैसे हुआ। जब मैं इन सवालों के पीछे पड़ा तब अंग्रेजी साम्राज्य का एक नया अर्थ मेरे सामने उभर के आया। वो साम्राज्य जिसमें कहा जाता था सूरज कभी अस्त नहीं होता, उस पूरे साम्राज्य में अंग्रेज शेक्सपियर को साथ ले गए। राजनीतिक प्रभुत्व के साथ साथ अंग्रेजों ने साहित्य और संस्कृति पर भी अपना प्रभाव जमा दिया। इस सांस्कृतिक साम्राज्यवाद में शेक्सपियर एक महत्वपूर्ण औजार बन के रह गया। बाद में जब मैं लंदन के शेक्सपियर ग्लोब थिएटर में अध्ययन करने के लिए गया तब एक बिल्कुल अलग शेक्सपियर मेरे सामने आ गया, उससे परिचय हो गया। ये शेक्सपियर बेहद सहज था, सरल था, क्योंकि वो सिर्फ एकेडमिक लिटरेरी फिगर नहीं था, वो एक रंगकर्मी था, वो नाटककार था, मंचीय कलाकार था और अपनी खुद की नाटक मंडली चलाने वाला नाटक कंपनी का मालिक था। वो बिजनेसमैन था, वो केवल साहित्यकार नहीं था। रंगमंच के इतिहास के अध्ययन से जब यह अनुभव हुआ कि शेक्सपियर कैसा था तो उसका जो एक भय था, उसके प्रति जो एक आंतरिक भीति थी, वो धीरे धीरे खत्म होती गई। और तब ये समझ में आया कि सिम्बेलाइन जैसा औसत दर्जे का नाटक भी उसी ने लिखा है, और ये कहने का डर भी खत्म हो गया। रंगमंच के इतिहास का अध्ययन केवल एक विशिष्ट अकादमिक अनुशासन के रूप में नहीं किया जा सकता, ये एक अंतर्विद्याशाखीय इंटरडिसिप्लिनरी विषय है, और इसलिए रंगमंच के इतिहास को समझते समय यह दृष्टिकोण अत्यंत आवश्यक है। रंगमंच के इतिहास में जब कोई बीती हुई घटना हमारे सामने आती है तब ये भी देखना जरूरी होता है कि उस घटना का समाज के सामूहिक मन पर क्या प्रभाव पड़ा है। ऐसा सोचने के लिए हमें समाजशास्त्र और मनोविज्ञान इन दोनों क्षेत्रों की तरफ गंभीरता से देखने की जरूरत पड़ती है। मेरा केवल समाजशास्त्रीय मत ये समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण नहीं हो सकता, ये भी समझने की जरूरत पड़ती है। इतिहास में घटी किसी घटना के पीछे कोई दार्शनिक पृष्ठभूमि है? अगर हम इसका उत्तर ढूंढना चाहें तो दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना जरूरी हो जाता है। लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि केवल मेरा व्यक्तिगत जीवन दृष्टिकोण दार्शनिक आधार नहीं होता है। क्या उस ऐतिहासिक घटना का कोई राजनीतिक संदर्भ है? यह समझने के लिए राजनीति शास्त्र की मदद लेने की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार मानव विज्ञान, अर्थशास्त्र जैसे कई अन्य विषय का इतिहास के साथ साथ हाथ मिलाकर चलना आवश्यक होता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि रंगमंच के विद्यार्थियों को ये सभी विषय विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ने चाहिए, लेकिन जब हम रंगमंच के इतिहास का अध्ययन करें तब इन अन्य विषयों में रुचि लेकर उनके माध्यम से अपनी दृष्टि, पर्सपेक्टिव विकसित कर सकते हैं, और यही दृष्टिकोण आज के उनके रचनात्मक काम को एक महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान कर सकता है। ये समझना आवश्यक है। जब हम आधुनिक भारतीय रंगमंच पर विचार करते हैं तब नाट्यशास्त्र को इस संदर्भ में केवल ऐतिहासिक अथवा प्राचीन ग्रंथ मानकर नहीं पढ़ा जा सकता। नाट्यशास्त्र के संदर्भ में इस तरह का एक समग्र और अंतर्विद्याशाखीय इंटरडिसिप्लिनरी दृष्टिकोण अपनाया जाना अत्यंत आवश्यक हो गया है।
नाट्यशास्त्र को अपना मूलाधार मानकर निर्माण किया गया नाट्य प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत ही कम देखने को मिलता है। जैसे स्तानिस्लावस्की सिस्टम पर बेस्ड हमारा करिकुलम है, काफी संस्थाओं में यह कहा जाता है। हमारा करिकुलम पूरा ब्रेख्त की फिलॉसफी पर है कहा जाता है, लेकिन हमारा पूरा करिकुलम नाट्यशास्त्र पर आधारित है, ये दिखता नहीं है। अधिकांशतः हम इसे आधुनिक रंगमंच के विलोम के रूप में देखते हैं। नाट्यशास्त्र नाट्य कला के मूल सिद्धांत को प्रस्तुत करता है। यह हमारे सांस्कृतिक अतीत का एक हिस्सा है। जब तक हम अपने अतीत को अच्छी तरह नहीं समझते हैं, वर्तमान की हमारी समझ अधूरी रहती है। नाट्यशास्त्र की शिक्षाएं तब तक प्रासंगिक रहेगी जब तक मानव व्यवहार वैसा ही रहेगा जैसा हम आज समझते हैं। अब समय आ गया है कि हम इस ग्रंथ को आधुनिक संवेदनशीलता के साथ देखें और अपने संदर्भ में दी गई प्रणाली का अर्थ समझें। अब मैं विश्व भर में प्रचलित 3 लोकप्रिय प्रदर्शन पद्धतियों पर नजर डालने का प्रयास करूंगा और उन्हें नाट्यशास्त्र के संदर्भ में देखने का प्रयास करूंगा। प्रथमतः हम स्तानिस्लावस्की सिस्टम को देखते हैं। स्तानिस्लावस्की प्रणाली और नाट्यशास्त्र भले ही अलग अलग सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भों में विकसित हुए हो। रूस में 19वीं सदी के उत्तरार्ध 20वीं सदी की शुरुआत में एक की शुरुआत हुई, तथा दूसरा भारत में 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईस्वी के बीच उसके निर्माण हुआ है। फिर भी अभिनय और प्रदर्शन की कला के प्रति उनके दृष्टिकोण में कई उल्लेखनीय समानताएं हैं। दोनों ही अपने अपने परंपरागत संदर्भों में मूल ग्रंथ माने जाते हैं। कॉन्स्टेंटिन स्तानिस्लावस्की की पद्धति ने पश्चिमी जगत में आधुनिक यथार्थवाद अभिनय की नींव रखी, जबकि भरत मुनि का नाट्यशास्त्र भारतीय रंगमंच का पूरा आधार स्तंभ है। अभिव्यक्ति और उद्देश्य में भिन्नता के बावजूद दोनों ही प्रणालियां प्रदर्शन की मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रामाणिकता, अभिनेता का आंतरिक जीवन, उसकी महत्ता और अभिनेता तथा दर्शक के बीच संप्रेषण के विशेष रूप से महत्व देती है। दोनों ही पद्धतियां इस बात पर जोर देती है कि अभिनेता केवल भावनाओं की नकल न करे या संकेत मात्र न दे, बल्कि उन्हें गहराई से और प्रामाणिक रूप से आत्मसात करे और दर्शाए। दोनों परंपराएं इस बात पर बल देती है कि अभिनेता का आंतरिक कार्य दर्शकों के लिए एक प्रभावी और संवेदनात्मक अनुभव में परिणत होना चाहिए। दोनों परंपराएं अभिनय को एक ऐसा शिल्प मानती है जो अनुशासनात्मक और समग्र प्रशिक्षण से विकसित होता है। ये केवल सहज या स्वाभाविक प्रेरणा पर आधारित नहीं होता है। दोनों प्रणालियां चरित्र को संपूर्ण रूप से आत्मसात करने की मांग करती है, शारीरिक, वाचिक, भावनात्मक और आत्मिक स्तर पर। दोनों प्रणालियों में अभिनय केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि एक गहन मानवीय और आध्यात्मिक साधना के रूप में देखा जाता है। प्रभावशाली अभिनय के लिए चरित्र की गहन समझ और तैयारी दोनों ही परंपराओं में अनिवार्य मानी जाती है। यद्यपि स्तानिस्लावस्की की पद्धति और नाट्यशास्त्र भिन्न दार्शनिक परंपराओं से उत्पन्न हुए हैं, एक ओर यथार्थवादी नैसर्गिकता तो दूसरी ओर आध्यात्मिक सौंदर्य शास्त्र, फिर भी दोनों इस बात पर एकमत है कि अभिनय एक अनुशासित, आंतरिक, अभिव्यक्तिपूर्ण और संवादात्मक शिल्प है। दोनों ही ये समझते हैं कि रंगमंच की रूपांतरणकारी शक्ति अभिनेता को इस क्षमता में निहित है कि वो अपने वास्तविक आंतरिक अनुभव को बाह्य प्रदर्शन में रूपांतरित कर सके, जिससे दर्शक प्रभावित हो सके और मानसिक भावनात्मक रूप से ऊंचा उठ सके। अब बर्टोल्ट ब्रेख्ट के एपिक थिएटर को देखते हैं। पहली दृष्टि में यह परंपरा एक दूसरे से विरोधी प्रतीत होती है। ब्रेख्ट दर्शकों को भावनात्मक दबाव से दूर रखने का प्रयास करते हैं एलियनेशन के माध्यम से, जबकि नाट्यशास्त्र रस के माध्यम से भावनात्मक संलग्नता को केंद्र में रखता है। लेकिन जब इन दोनों दृष्टिकोणों को गहराई से विश्लेषण किया जाए, तब ये स्पष्ट हो जाता है कि दोनों ही प्रणालियां एक समान मूल विश्वास साझा करती है कि रंगमंच चिंतन, मंथन, रूपांतरण और बौद्धिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक जागरूकता के विकास का माध्यम है। इसके आगे की कुछ चीजें जो मैं बोलने जा रहा हूं, जिन्होंने कल का नाटक देखा है, थोड़ा उसको याद करते रहिएगा। दोनों ही परंपराएं
रंगमंच को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि नैतिक, सामाजिक या राजनीतिक शिक्षा का प्रभावी माध्यम मानती है। दोनों प्रणालियां पूर्ण भावनात्मक डुबाव से बचती हैं और दर्शकों को एक चिंतनशील, सजग और विवेकी अवस्था में पहुंचाना चाहती है। दोनों परंपराओं में अभिनेता एक सजग संप्रेषक होता है, केवल भावनाओं का वाहक नहीं होता है। अभिनय एक सचेतन रचना है, पात्र के साथ मनोवैज्ञानिक तादात्म्य नहीं है। दोनों परंपराएं यथार्थवादी भ्रांति से बचती है और रंगमंच को एक सचेत रूप से निर्मित प्रदर्शन के रूप में प्रस्तुत करती है। दोनों प्रणालियां कथा को एक संरचित और जागरूक रूप से रचित रूप मानती है, न कि स्वस्फूर्त भावनात्मक प्रवाह। रंगमंच समाज से अलग नहीं होता, वो मानवीय व्यवहार, नैतिकता और समकालीन प्रासंगिकता से संवाद करता है, ये दोनों प्रणालियां मानती है। यद्यपि उनके उद्देश्य अलग हैं, नाट्यशास्त्र रस के माध्यम से सौंदर्यात्मक उत्थान चाहता है और ब्रेख्ट विरक्ति के जरिए बौद्धिक जागरूकता उत्पन्न करना चाहते हैं। फिर भी दोनों इस बात पर विश्वास करते हैं कि रंगमंच एक परिवर्तनकारी शक्ति है। ये दोनों परंपराएं निष्क्रिय यथार्थवाद को अस्वीकार करती है और एक शैलीबद्ध व्याख्यात्मक रंगमंच की रचना करती है, जिसमें जीवन को प्रतिबिंबित किया जाता है, उस पर प्रश्न उठाए जाते हैं और उसे नए रूप में कल्पित किया जाता है। इस प्रकार ब्रेख्ट का एपिक थिएटर और भरत का शास्त्रीय नाट्यशास्त्र अपने अंतर के बावजूद एक साझा धरातल पर आ खड़े होते हैं, जहां रंगमंच एक जागरूक, उत्तरदायी और आलोकमय कला बन जाता है। मुझे यहाँ एक बड़ी मजेदार बात लगती है कि पाश्चात्य दृष्टि से देखा जाए तो स्तानिस्लावस्की सिस्टम और ब्रेख्टियन सिस्टम को दो अलग अपोजिट सिस्टम्स माना जाता है, और मजे की बात यह है कि नाट्यशास्त्र इन दोनों को बड़े आसानी से समा लेता है। मुझे लगता है कि ये जो पश्चिमी परंपराओं को हम देखते हैं, वो भले उनके जीवन से उभरी हो, यहाँ नाट्यशास्त्र में उसका जिक्र बहुत पहले किया जा चुका है। और हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमने उसे सिर्फ एक पुराना ग्रंथ मानकर छोड़ दिया, उस पर आज के तारीख में जो काम होना चाहिए वो उतना नहीं किया है। मैं और एक प्रणाली की बात करूंगा, मेयर होल्ट की बायोमैकेनिक्स। उसमें और भरत मुनि के नाट्यशास्त्र दोनों अभिनेता के प्रशिक्षण और की समृद्ध और प्रणालीबद्ध पद्धतियां हैं, जिनमें अभिनय, शरीर की भूमिका, प्रदर्शन की शैलीबद्धता और शारीरिक अभिव्यक्तिपूर्ण तकनीकों के समन्वय को लेकर उल्लेखनीय समानताएं पाई जाती है। ये दोनों ही प्रणालियां नेचुरलिस्टिक मतलब स्वाभाविक अनुकरण को अस्वीकार करती है और अभिनय को एक अनुशासित, संहिताबद्ध और शारीरिक अभिव्यक्ति की कला के रूप में देखते हैं। मुझे ये बड़ी मजेदार बात लगती है कि ये सिस्टम आंगिक अभिनय पर रची हुई है, कोई सिस्टम सात्विक अभिनय पर रची हुई है। नाट्यशास्त्र में इनको हम एक साथ देखने की शक्ति अभिनेता को दे सकते हैं। मैं यहाँ जो बात कहना चाहता हूं वो ये है, नाट्यशास्त्र अनेक सिद्धांतों और रंगमंचीय प्रथाओं को आत्मसात करने की क्षमता रखता है। ये रंगमंच रचना और कला सर्जना की एक समावेशी, सर्वसमावेशी पद्धति है। नाट्यशास्त्र को केवल एक प्राचीन ग्रंथ या सांस्कृतिक धरोहर के रूप में देखने की प्रवृत्ति हमें उसके वास्तविक प्रभाव और उपयोगिता से दूर ले जाती है। वास्तव में नाट्यशास्त्र एक जीवंत, सर्वसमावेशक और बहुस्तरीय रंगमंचीय पद्धति है, जो समय के साथ विकसित होती रही है और आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। कल के नाटक को अगर आप याद करें तो उसमें थियरी ऑफ एलियनेशन आपको कई बार ऐसे लगा, अरे मतलब कल ऐसे ही देखते वक्त चित्ररंजन जी मेरे मन में आ रहा था कि अगर इसका शो जर्मनी में किया जाए तो वहाँ शायद वहाँ की क्रिटिक सोचेंगे कि अच्छा, एक हिंदुस्तानी निर्देशक ने ब्रेख्टियन थियरी को लेकर एक उनका पुराना कुछ नाटक किया है। उसका कारण यह है कि हम नाट्यशास्त्र को दुनिया तक लेकर नहीं गए हैं। नाट्यशास्त्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये विविध रंगमंचीय दृष्टिकोणों
विधाओं और तकनीकों को आत्मसात करने की शक्ति रखता है। ये किसी एक शैली या विचारधारा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये विभिन्न सांस्कृतिक, दार्शनिक, सामाजिक और कलात्मक प्रवृत्तियों के साथ संवाद करता है। ये संवादात्मक स्वरूप ही उसे कालजयी बनाता है। आज के वैश्विक और तकनीकी युग में जब रंगमंच निरंतर बदलते सामाजिक और राजनीतिक संदर्भों से जूझ रहा है, नाट्यशास्त्र हमें एक गहन वैचारिक आधार प्रदान करता है। इसमें रस, भाव, अभिनय, संगीत, दृश्य रचना और दर्शक संवेदनशीलता के बारे में जो विवेचन मिलता है, वो आज के रंगकर्म को न केवल बौद्धिक दृष्टि देता है, बल्कि उसकी प्रस्तुति को भी अधिक संवेदनशील और सुसंगत बनाता है। मैं फिर एक बार कल के नाटक का जिक्र करूंगा। अगर हम सिर्फ नाट्यशास्त्र को देखें, जब वो लिखा गया था तो प्रोजेक्शन नाम की कोई चीज थी नहीं। कल के नाटक में है, तो क्या हम ये कहें कि नाट्यशास्त्र के अनुसार किया गया नाटक नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता। नाट्यशास्त्र में जो मूलाधार दिए हैं, उनको देखकर आज के काल के संदर्भ में जो चीजें बदल रही है, उनको अंगीकार कर, उनको आत्मसात करके हमें हमारे नाटक को देखना चाहिए, जो हमें कल के नाटक में दिखा है। आज के वैश्विक और भारतीय रंगकर्मियों के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वे नाट्यशास्त्र को केवल पारंपरिक या शास्त्रीय नाटकों के संदर्भ में ना देखें, बल्कि उसकी मूल अवधारणाओं को आधुनिक रंगमंच की चुनौतियों को और प्रयोगों के साथ जोड़कर पुनर्व्याख्यायित करें। इस पुनर्पाठ की प्रक्रिया में हमें यह समझने की जरूरत है कि नाट्यशास्त्र कोई बंद पद्धति नहीं है, क्लोज नहीं है, बल्कि वो एक खुली प्रणाली है जो नए प्रयोगों के लिए स्थान प्रदान करती है। आज जब विश्व रंगमंच में विभिन्न पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों के प्रति रुचि बढ़ी है, तब भारतीय रंगमंच के लिए ये स्वाभिमान का विषय होना चाहिए कि उसके पास नाट्यशास्त्र जैसा समृद्ध और गहन ग्रंथ है। लेकिन ये स्वाभिमान तभी सार्थक होगा जब हम उसे अपने आज के सृजनात्मक काम का हिस्सा बनाएं, उसे केवल इतिहास या आस्था का विषय मानकर कोने में ना रखें। नाट्यशास्त्र को समकालीन रंगकर्म में फिर से जिंदा करना और उसे प्रयोगधर्मी रंगमंच से जोड़ना, यही आज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी और आवश्यकता है, ये मेरा मानना है। ये जो संगोष्ठी हो रही है, उसको मैं ये मानता हूँ कि इस दिशा में शुरू किया गया पहला पड़ाव है। आगे चलकर मैं ये देखता हूँ कि ये सिर्फ संगोष्ठी ना रहे, ना सिर्फ एक राष्ट्रीय महोत्सव रहे, बल्कि इसके जरिए आगे चलकर इस पर शोध कार्य होकर एक आज की तारीख की जीवंत प्रणाली के रूप में नाट्यशास्त्र को हम देख सके। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात करते वक्त सर ने जिक्र किया कि तुलसीदास ने लोक भाषा में लिखा, वो हमें भक्ति परंपरा में बहुत जगह पे दिखता है। संत ज्ञानेश्वर ने गीता को मराठी में भाषांतरित किया, ज्ञानेश्वरी जिसे हम कहते हैं। आज की तारीख में उसको मराठी में फिर से ट्रांसलेट करने की जरूरत पैदा हो गई है, क्योंकि वो भाषा भी हमें हमारी समझ के परे है। विश्व रंगमंच का अध्ययन करते हुए ये एक बात मैं समझ गया, जैसे मैं शेक्सपियर का जिक्र किया, तो वहां जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे जो टीचर थे उन्होंने बोला कि शेक्सपियर ने अभिजनों की भाषा में, महाजनों की भाषा में नाटक नहीं लिखे। उस वक्त क्या सराहा जाता था, तो वो तो ऑपेरा था, लैटिन में लिखा जाता था। शेक्सपियर ने आम लोगों की भाषा में नाटक लिखे। आम लोगों की भाषा कौन सी थी? अंग्रेजी, फालतू। अंग्रेजी में नाटक लिखे उसने। उस वक्त के कई समीक्षकों ने उसको नकार दिया कि झंडू नाटक लिखता है। सॉरी, माफ कीजिए, मैं कलोक्वियल हो गया अचानक। लेकिन उसने लोगों के लिए नाटक लिखे और इसलिए वो चलते रहे। हम जो भी हम पर आक्रमण हुए, अलग अलग तरह से जो भी भारतवर्ष ने झेला, उस दरमियान हमारी वो परंपरा, मौखिक परंपरा एक तरह से खंडित हो गई। किसी ने यहाँ सवाल पूछा था संस्कृत भाषा को लेकर। सवाल आपका सही है,
आज की तारीख में उसको संस्कृत में रखने के कोई मायने नहीं है। आज का बच्चा जो 30 सेकंड में आगे चलता है, उसको जिस भाषा में समझ में आएगा उस भाषा में नाट्यशास्त्र को समझाना पड़ेगा, तब वो जीवित रहेगा। क्योंकि अदरवाइज हम ये कह सकते हैं कि हमारी महान परंपरा है, ये ऐसे ही हमें रखनी चाहिए। परंपरा तभी जीवित रहती है जब वो बदलने का कष्ट करती है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, तालियां कम है, जोरदार करतल ध्वनि। निश्चित रूप से आदरणीय विद्यानिधि बनारसी सर ने अपने उद्बोधन में विश्व रंगमंच, नाट्यशास्त्र, तंत्र विज्ञान, तकनीक, खेल, भारतीय रंगमंच किसे कहें, विश्व रंगमंच किसे कहें, इन सभी विषयों को रेखांकित करते हुए हम नाट्यशास्त्र से क्या सीख सकते हैं। प्रत्येक शास्त्र निरंतर बदलता है, जीवन बदल रहा है तो नाट्यशास्त्र को भी बदलना होगा। ऐसे अनेक विषय उन्होंने अपने उद्बोधन में रेखांकित किए। नाट्यशास्त्र के साथ संवाद, पुनर्पाठ और पुनर्व्याख्या की आवश्यकता है। हमें एक भाव के माध्यम से भी समझाया, यतो हस्तः ततो दृष्टि, यतो दृष्टि ततो मनः, यतो मनः ततो भावः, यतो भावः ततो रसः। जहां भाव है और जहां रस है तो किसी भी परंपरा का नाट्य हो, किसी भी परंपरा की शैली हो, तभी उसकी अनुभूति होती है। आपके उद्बोधन में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो रही, जिसे आपने सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की बात कही, शेक्सपियर के रंगमंच पर आपने बात कही, नाट्यशास्त्र के अंतर विषयी दृष्टिकोण को अपनाने की आपने बात कही। विशेष रूप से आधुनिक संदर्भ में देखने के लिए स्टेनिस्लवस्की और नाट्यशास्त्र, बर्टोल्ट ब्रेख्ट एपिक थिएटर और नाट्यशास्त्र, मेयरहोल्ड और नाट्यशास्त्र, इन सब को विश्व रंगमंच के एक व्यापक दृष्टिकोण से आपने अपने उद्बोधन में समाहित किया। नाट्यशास्त्र में ये सब समाहित ही, ये कला समावेशी है। हमें नाट्यशास्त्र को दुनिया तक ले जाना है। मुझे यहाँ सर विलियम जोन याद आते हैं। जैसे ही अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद जब हुआ तो संपूर्ण विश्व की दृष्टि नाट्यशास्त्र और भारतीय कलाओं को लेकर बदल गई। जैसे ही अंग्रेजी में शकुंतला का अनुवाद हुआ, उससे पहले भारत की कला को लेकर दृष्टि अलग थी और आज दृष्टि अलग है। तो निश्चित रूप से आपने अपने उद्बोधन में जो कहा कि आज नाट्यशास्त्र को पुनर्व्याख्यायित, पुनर्पाठ करने की आवश्यकता है, और बहुत अद्भुत उदाहरण दिया कि रील तक जब टाइम आ गया है और बच्चे इंस्टा पे तत्काल 30 सेकंड में स्क्रॉल कर रहे हैं, अगर हमने नाट्यशास्त्र को उस भाषा में नहीं लिया तो निश्चित रूप से नाट्यशास्त्र कहीं ना कहीं छूट जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण। और अंत में आपने प्रयोग धर्मिता की बात कही। निश्चित रूप से नाट्यशास्त्र हमेशा प्रयोग की ही बात करता है। नाट्यशास्त्र ने कहीं भी मंचन या प्रस्तुति की बात नहीं करी। मराठी रंगमंच में तो सर गुरुदेव प्रयोग ही कहा जाता है। तो प्रयोग हमेशा समसामयिक होता है और प्रयोग हमेशा कुछ ना कुछ नया रचता है। तो इतने महत्वपूर्ण उद्बोधन के लिए आपका पुनः एक बार बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे बीच अगले विषय विशेषज्ञ के रूप में विराजमान है परम आदरणीय राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के वर्तमान निदेशक परम आदरणीय चित्तरंजन त्रिपाठी जी। आपका विषय है नाट्यशास्त्र की वर्तमान समय में उपयोगिता। आप वैसे किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आपका परिचय देना सूर्य को दीप प्रज्वलन करने के समान है, लेकिन फिर भी जो अन्य विधा से संबंधित विद्वज्जन हैं उनके लिए मैं आपका संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा। परम आदरणीय श्री चित्तरंजन त्रिपाठी जी एक कुशल निर्देशक, लेखक, अभिनेता और संगीतकार हैं। उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में शामिल होने से पहले हैदराबाद विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र में MA पूर्ण किया, जहां उन्होंने अभिनय में विशेषज्ञता हासिल की। अपने पिता एक पाला गायक से संगीत में एक मजबूत नींव के साथ उन्होंने गुरु श्री भास्कर चंद्र दास के मार्गदर्शन में अपने कौशल को और निखारा। चंडीगढ़ के प्राचीन कला केंद्र से ओडिसी वोकल में संगीत विशारद प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने चार्ल्स वेलेस फेलोशिप के तहत यूके में गिल्डफोर्ड स्कूल ऑफ एक्टिंग में म्यूजिकल थिएटर का प्रशिक्षण प्राप्त किया। चित्तरंजन जी थिएटर, टेलीविजन और फिल्मों के क्षेत्रों में एक निर्देशक, लेखक, अभिनेता एवं संगीतकार हैं। उन्होंने कई प्रमुख थिएटर समूहों में रेपेटरी कंपनियों के लिए नाटकों का निर्देशन किया है, जिसमें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की रेपेटरी कंपनी, श्री राम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट रेपेटरी कंपनी और साहित्य कला परिषद रंगमंडल शामिल है। उनके कुछ सबसे लोकप्रिय नाटकों में NSG रेपेटरी कंपनी के साथ ताजमहल का टेंडर प्रख्यात है, कैपिटल एक्सप्रेस, SRC रेपेटरी के साथ
तो ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी आपने कैपिटल एक्सप्रेस, एसआरसी रेपटरी के साथ अरे मायावी सरोवर, लड़ी नजरिया और हमारे शहर के रोमियो जूलियट साहित्य कला परिषद रंगमंडल के साथ गनो बाई यहूदी की लड़की, यवनिका के साथ डार्लिंग डार्लिंग और ताजमहल का उद्घाटन नवरस के साथ और मासोसा के साथ अरे शरीफ लोग और शरबह अनारकली का मंचन किया। एनएसडी स्टूडेंट्स प्रोडक्शन के चोर मचाए शोर, रात बाकी, शोर वाला नाटक, अंधेरा कमरा, सच्चा प्यार आदि, इनमें से ताजमहल का टेंडर हमारे शहर के रोमियो जूलियट और लड़ी नजरिया को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ नाटक से सम्मानित किया गया, जिसका प्रदर्शन एनएसडी के भारत रंग महोत्सव में किया जा चुका है। भारत रंगमंच थिएटर में उनके योगदान के लिए उन्हें एनएसडी द्वारा मनोहर सिंह पुरस्कार प्रदान किया गया है। चित्तरंजन जी वर्तमान में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक हैं। निश्चित रूप से आपके नाटक, साहित्य और संगीत, जो रंग संगीत की भी एक परंपरा है, और चूंकि मुझे बड़ा ही आत्मीय आनंद का अनुभव हो रहा है, मैं भी पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से हूँ और वहां से मेरी स्कूलिंग में, तो प्राचीन कला केंद्र से मैंने भी संगीत में प्रशिक्षण लिया था। और आप जैसे महान व्यक्तित्व को मैं इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए जोरदार करतल ध्वनि से आमंत्रित करता हूँ। परम आदरणीय चित्तरंजन त्रिपाठी जी, नाट्यशास्त्र में वर्तमान। सबको नमस्कार। जो बड़े बड़े गुणीजन बैठे हैं, जो उनसे थोड़े कम गुणीजन हैं, जो गुणीजन बनने की प्रक्रिया में हैं, सबको नमस्कार। 2-3 नाटकों का जो नाम लिया गया, जो एनएसडी में मैंने किया, उसमें वामन सर यहाँ बैठे हैं, तो ये उल्लेखनीय है कि एक ऐसे टीचर, ऐसे गुरु, जब मैं सेकेंड ईयर में था, मैंने हमारे बैच के साथ उन्होंने प्रोडक्शन किया था लड़ी नजरिया। उसमें कुछ बेढंगे लड़के तो होते हैं हर क्लास में, जिनको मूवमेंट मन में तो आता है लेकिन शरीर में वो पता नहीं क्या हो जाता है। तो तब हम वहाँ पे लावणी सिखाने के लिए कोई प्रकांड, एक बहुत अच्छे गुरु थे, सर ने बुलाया था। बहुत अच्छा करते थे, क्या मतलब वो बॉडी लैंग्वेज इतना सुंदर। अब हम लोगों को वो देख के भी हम लोग डर जाते थे कि भाई ये तो नहीं हो पाएगा। सर आते थे, सर को याद नहीं होगा इतना नाटक किया है। सर आते थे करीब 11 बजे के आसपास, फिर वो गुरुजी को देखते थे, बोलते थे कि ठीक है आप जाइए। फिर हमें बेसिक चीज़ कुछ बताते थे कि ये देखो कि कहाँ से वो जो उनका पैर है घुटनों से कहाँ फोल्ड होता है, कहाँ क्या होता है। मेरे लिए बहुत बड़ी सीख थी। मैं क्योंकि म्यूजिकल थिएटर करता रहता हूँ, उसमें नाच गाना होता है, मूवमेंट होता है। मैंने उसको हूबहू कॉपी करना शुरू कर दिया। मैंने सर आपको बहुत बार कॉपी किया, मेरी कोई ओरिजिनलिटी उस दिशा में नहीं थी। मैंने कहा ये एक प्रैक्टिस ओरिएंटेड कलाकार, प्रैक्टिस ओरिएंटेड गुरु उसको एनालाइज करके बता सकता है, अदरवाइज ये बहुत डिफिकल्ट लगता है। और फिर मेरे जैसा व्यक्ति भी उस नाटक में हाथ पैर हिला पाया। बाद में जितने नाटक मैंने किया, आज भी करता हूँ, तो उनको उस तरह की दिशा में लेने की कोशिश करता हूँ, लोग करने लगते हैं। फिर एक हमारे गुरु राम गोपाल बजाज सर ने मुझे, मैं रेपेटरी में था तो मुझे रोल वोल नहीं देते थे, बदतमीज़ कहते थे। तो रहा होगा क्योंकि बचपन था, तो रोल वोल नहीं देते थे, तो भाला पकड़ाते थे या फिर स्टूल खिसकाओ, ये सब करते थे। तो बी ग्रेड आर्टिस्ट, लेकिन बड़ा डी ग्रेडेड फील करते थे। सो बी ग्रेडेड होते हुए डी ग्रेडेड में लगा कि यार ये तो सब भुलवा देंगे, जो 3 साल हम सीख के आए कैसे होगा। तो वहाँ एनएसडी कैंपस डिफरेंट था, सीसीआरटी का शेड था। वहाँ एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 10 नाटक ग्रुप वहाँ
कम से कम नाटक करते थे। तो मैंने ग्रुप बनाया। मुझे लगा जिनको हम एमेच्योर कहते हैं, नए बच्चे हैं, उनके सामने अगर मैं करने लगूँगा रोज़ शाम को 6 बजे के बाद, तो उस तरह से मेरी प्रैक्टिस बरकरार रहेगी और मेरे अंदर जो अभिनेता है वो मरेगा नहीं। ऐसे करके मैंने प्ले किया होली। तो मैंने बजाज सर को बुलाया, तो उन्होंने प्ले देखा और उन्होंने कहा कि अपने स्टाइल में कि तू, अब वो जब उनको बहुत ज़्यादा प्यार आता है तो साले वाले भी बोल देते हैं। तो उन्होंने कहा सॉरी, उन्होंने ऐसे बोला, तुम साले एक्टर हो और सिंगर हो, म्यूज़िक डायरेक्टर हो और तुम डायरेक्टर हो। अब मुझे कुछ समझ में ना आए कि क्लास ले रहे हैं क्या कर रहे हैं। कहने लगे तुम बड़ा नाटक करोगे। अब मुझे लगा वो शायद कह रहे हैं कि तुम में वो एलिमेंट है, तुम आगे जाके करोगे। पास आउट ही हुए थे। कुछ दिनों के उपरांत उन्होंने रेपेट्री में कहा कि इस साल ये निर्देशक आएंगे, ये आएंगे और एक लड़का है इम्पल्सिव सा, ऑन स्टेज तो जो भी ऑफ स्टेज। तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई नाटक करेगा रेपेट्री के साथ। मेरे दांत ऐसे, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था। कहने लगे देखो ऐसा दांत दिखा रहा है। मैंने कहा सर ये जो टेबल खिसकाने से तो बेहतर है मैं। तो फिर ताजमहल का टेंडर नाटक वहाँ हुआ। ईश्वर की कृपा है, क्योंकि मुझे लगता है कि सब कुछ, मुझे लगता है पर्सनली कि एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड। ब्लॉकिंग परमात्मा कर चुका है, हम खाली उसी राह पे चलते हैं। तो ब्लॉकिंग के तहत वो नाटक 12 दिन में हुआ और वो 27 साल से वो नाटक जीवित है। ये भी ऊपर वाले की। और मैं उस इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं था। सर आए डायरेक्टर बन के, 18 साल तक मुझे कभी भावलपुर हाउस के अंदर भटकने भी नहीं दिया गया और हम भटके भी नहीं। तो हमें लगा यहाँ का कारोबार ख़त्म। और मैंने उस समय जो हमारे कर्णधार थे उनको जाके किसी से कहा था, मैंने कहा हमारे घर पे पिताजी ने सिखाया कि गुरुजी को देख के नमस्ते करो, मैं भी करता हूँ, लेकिन आप मुझे नहीं घास डाल रहे हैं, मैं भी चबा सकता हूँ, घास तो डालो एक बार। तो 18 साल के बाद सर ने फिर से मुझे पुनर्जन्म दिया। सर आपका बहुत बहुत हृदय से आभार। तो ये जो 2-4 नाटकों का नाम रात बाकी और ये वो सब, ये सर के कार्यकाल में मैंने किया। और शायद उससे फिर थोड़ा सा मंडी हाउस के माहौल में फिर मेरी एक एंट्री हुई। फिर पता नहीं कैसे क्या हुआ, फिर अचानक मुझे परेश जी का फ़ोन आया कि तुम कल आके ज्वाइन करो, तुम निर्देशक हो। तो इसको अगर पलट के देखें तो कुछ समझ में नहीं आता, पर ये सच है कि ये यात्रा है और ये सच है कि इस यात्रा की भी एक प्रक्रिया रही होगी और ये सच है कि उस प्रक्रिया को उतनी ईमानदारी से जिया होगा तभी कुछ ना कुछ फल मिला। नाट्यशास्त्र वही है। ये सच है कि वो लिखा गया है, ये सच है कि उसकी एक प्रक्रिया है, ये सच है कि उसको उतनी ईमानदारी से आपको अपनाना पड़ेगा, तब उसका फल मंच पे दिखेगा। इतने सारे विद्वान अभी इतनी सारी बातें कह गए और विद्या भाई ने, क्योंकि मैं उनको विद्या भाई बोलता हूँ, मेरे से सीनियर रहे हैं, उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं कि मैं आके कुछ कहूँ। तो मैं वही सोच के आ रहा था कि पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा टाइम ले लूँगा, उसके बाद थोड़ा और टाइम ले लूँगा अपने अनुभव का, उसके बाद धन्यवाद का एक टाइम लेके चला जाऊँगा। अब आते अनुभव पे। जो सबने कहा एकदम सच है, एकदम सही है, लेकिन सवाल ये है अभी 300 साल पहले जब जो आए थे, जिनका सूरज कभी अस्तगामी नहीं होता था, उनके मन में आया कि हम तो यहीं रहेंगे। जब हम यहाँ रहेंगे तो जब शासन चलाएंगे तो हमारी भाषा को भी तो ये कोई जानना चाहिए ना, चाकर चाहिए हमें। तो चाकर लोग चलाते हैं सिस्टम को, तो वो चाकरी जो करेगा वो मेरी भाषा को जाने, तो अंग्रेजी सीखना अनिवार्य हुआ। अब अंग्रेजी सीखते सीखते इनके मन में कोई भ्रांति ना रहे, डाउट ना रहे, पहले इनके कल्चर को झुठलाओ, इनकी भाषा को झुठलाओ,
इनको डराओ धमकाओ, क्योंकि उनके पास गन था, उनके पास पता नहीं क्या क्या था, फोटो वोटो देख के जितना समझ में आता है या कुछ पढ़ के, तो लोगों को लगा कि यही सही है। और जब आप इलीट के साथ चलते हैं तो आपको मन में लगता है कि मैं कुछ हूं, और जब आप मान लेते हैं कि मैं कुछ हूं तो वहां पर आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक सब चलने लगता है। फिर जब आप मान के चलते हैं तो आपके चाल ढाल बदलता है, आपकी बोलने का तरीका बदलता है, तेवर जो कि सात्विक है वो बदलता है। तो उसमें फिर दो गुट आ जाते हैं, एक उनको डरने वाले, हाथ जोड़ने वाले, दूसरा जो उनको डराने वाले। तो डर के मारे ये सब खत्म हुआ, संस्कृत स्कूल खत्म हुए, सब कुछ खत्म हुआ। उसके बाद आज़ादी मिली, मानसिक आज़ादी मिली नहीं। मानसिक आज़ादी नहीं मिली तो आज क्या हम उस मानसिक आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं, या खाली हम संगोष्ठी करके अपनी पीठ थपथपा के जा रहे हैं? अगर हम संगोष्ठी करके पीठ थपथपा के जा रहे हैं तो इसका अर्थ बहुत ज़्यादा व्यापक नहीं है। अगर हम एक रेनेसा की तरफ बढ़ रहे हैं, कहने का अर्थ ये है कि मैं एक बाप हूँ, अभी मैं अपने घर पे अपने बच्चे को कहूँ, जैसे हमारे घर में बात चली कि भाई फ्रेंच लें, स्पेनिश लें कि हिंदी लें, क्योंकि फ्रेंच और स्पेनिश में हिंदी से ज़्यादा मार्क्स आएंगे। तो मैंने कहा बेटा तुम हिंदी लो। मार्क्स की बात चली तो मैंने कहा मार्क्स की ज़रूरत नहीं है, आप हिंदी लो, क्योंकि ये भाषा विलुप्त होने के कगार पे है, कोई माने या ना माने। भारतीय भाषा की स्थिति बहुत खराब है। मैं उड़ीसा से आता हूँ, उड़िया भी स्थिति खराब है, लोग नहीं लिख पा रहे हैं, आजकल के बच्चे लिख नहीं पा रहे हैं। तो मुंबई का बच्चा है तो मैंने कहा हिंदी लो, वहाँ पे उड़िया तो उपलब्ध भी नहीं है, तो हिंदी लो। एटलीस्ट कोई एक भाषा, संस्कृति और आपकी जो ट्रेडिशन, आपकी स्क्रिप्चर, उसके साथ आपको जोड़ के रखेगा। तो घर घर, हर घर ये अगर होगा तो नाट्यशास्त्र के ऊपर थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि 300 साल वर्सेस मे बी 50 ईयर्स, मे बी 30 ईयर्स, फिर वो आएगा। अदरवाइज वो नहीं आएगा। ये केवल एक म्यूजियम पीस रह जाएगा जिसमें हम कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग इकट्ठे होंगे और कहेंगे कि क्या बात है, क्या बात है, जबकि पता ही नहीं बात क्या है। और मुट्ठी से ज्यादा जो लोग, मुट्ठी भर से ज्यादा लोग, वो बाहर से कहेंगे कि क्या कर रहे हैं, ये कौन सा नाट्यशास्त्र, क्या बात कर रहे हैं, पिछले दिनों की बात कर रहे हैं, ये हमें फिर पीछे लेके जा रहे हैं। ये सब चलता रहेगा। अब आज की पीढ़ी के बारे में बोलते हैं, आप फ्रेंच सीखते हो, आप स्पेनिश सीखते हो, आपको शिकायत संस्कृत से बहुत है कि हमें संस्कृत नहीं आती। इट्स नॉट अ पॉइंट ऑफ प्राइड। आप संस्कृत भी सीख सकते हैं, डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, यहाँ किसी ने मना थोड़ी किया है। बाकी रही कि अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेशन, या हिंदी में, या उड़िया में, या अलग अलग भारतीय भाषा में ट्रांसलेशन हुआ है, इंटरप्रिटेटिव काम भी हुआ है, थियोरिटिकल पर्सपेक्टिव से भी बहुत रिसर्च वर्क हुआ है जो हमारे विद्वान जनों ने किया है। लेकिन हमने एक रट पकड़ रखा है कि उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मन में वो शंका है जो हमें रोकता है कि नहीं, मैं अगर भरत मुनि बोलूँगा तो मेरा मार्केट डाउन हो जाएगा। इफ आई से स्टैनिस्लवस्की, सो इट साउंड्स समथिंग डिफरेंट। लोगों को लगा कुछ मॉडर्न बात कर रहे हैं। अब इसमें भी दो बात है भाई, किसकी, स्टैनिस्लवस्की भी क्यों चल पड़े, क्योंकि रशिया बिकेम अ वेरी बिग पावर। अमेरिका के बाद रशिया, या रशिया के बाद अमेरिका, या दो लोग, बहुत बड़ा पावर। जब बहुत बड़ा पावर है, वो अपने चम्मच से घोल घोल के आपको कुछ तो देगा। अब गए थे मॉस्को, उनके एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है गिटिस, जिसके साथ एनएसटी का कुछ अंडरस्टैंडिंग है। वहाँ पे स्टैनिस्लवस्की म्यूजियम में गए। मैं कुछ व्यवहारिक बात कह रहा हूँ जो मेरे साथ घटा है, आपके काम में ना भी हो, लेकिन कहा गया थोड़ा कहने के लिए, थोड़ा मुझे बर्दाश्त कीजिएगा। तो वहाँ स्टैनिस्लवस्की म्यूजियम में जाने के लिए बहुत मन था कि भाई द ग्रेट स्टैनिस्लवस्की, क्योंकि हमारे टाइम में नाट्यशास्त्र 4 घंटे में पढ़ा दिया गया, खत्म। और स्टैनिस्लवस्की महीनों पढ़ाया गया, ट्रूथ को ढूंढो, ट्रूथ को ढूंढो, ट्रूथ को ढूंढो। तो जो सात्विक की बात हो रही, क्या ट्रूथ की बात नहीं हो रही है? क्या सात्विकता जो है फॉल्सहुड की तरफ लेके जा रहा है? एनीहाउ, उसके ऊपर बाद में आऊंगा।
पहले स्टैनिस्लॉवस्की साहब को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। उनके म्यूजियम में गए, लंबी चौड़ी बातें होती रही, एंड दे वर वेरी रिलीजियस। मतलब एक फैनेटिसिज्म टाइप की चीज़ थी कि वो उसके परे कुछ ना सुनना चाहते थे ना, तो उनसे कोई सवाल करो तो वो बिल्कुल अवॉइड कर देते थे और डांट भी देते थे। तो कहा कि एक कुछ ऐसे कपड़े लगे हुए थे, उन्होंने कहा कॉस्ट्यूम है, उन्होंने कहा भाई कॉस्ट्यूम है, अच्छा 8-10 कपड़े रखे हुए। बोले वन फाइन डे स्टैनिस्लॉवस्की realized that costume has a bigger part to play in the business of acting. अच्छा, one fine day, यहाँ तो हजारों साल पहले आर्य बोल दिया। मैंने कहा चलो इनका तो सूर्योदय हुआ, हमारे सूर्य को जो है अभी अस्त तो हुआ नहीं है, बादल लगा रखे हैं, कोई बात नहीं। फिर बोला कि स्टैनिस्लॉवस्की ने ये रियलाइज किया कि ब्रीदिंग के लिए योगा की बहुत जरूरत है। हमारे सूर्योदय फिर हुआ। फिर स्टैनिस्लॉवस्की ने कहा कि योगिक क्रिया से कंसंट्रेशन की बढ़ोतरी होती है, और किसी भी एक्टर को, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होता है लाइफ में, उससे बच के उस किरदार को जीने के लिए योगा करना बहुत जरूरी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसके लकीली इन्होंने इंडियन एम्बेसी ने वहाँ पे मॉस्को में वहाँ के थिएटर प्रैक्टिशनर के लिए एक सेशन रखा था। अब क्योंकि अभी निदेशक के कुर्सी में हूँ तो मेरे को थोड़ा मौका मिल जाता है, तो मैंने यही सारी बातें उनके सामने रखी हैं। मैंने कहा आप सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्यों? सच को कब तक झुटलाएंगे? क्या ये स्किन कलर थोड़ा अलग है इसलिए नहीं सुन रहे हैं, या हमारे पास बम गोले नहीं है इसलिए नहीं सुन रहे हैं? बम गोले इसलिए इंडिया में नहीं बना क्योंकि यहाँ संस्कृति संस्कार इसके ऊपर हम चले गए, मानवीयता पे चले गए। और क्योंकि सिविलाइजेशन है, क्योंकि लोग सिविलाइज्ड थे, तो शिक्षा पे ध्यान दे दिया। एलिमेंट्री एजुकेशन जहाँ हुआ होगा तभी उन्होंने विश्वविद्यालय तक वो गए होंगे। तो आप कहीं गुफा में पड़े हुए थे, इधर हमने विश्वविद्यालय बनाया, तो हमें वो सब करने की जरूरत नहीं थी। तो ये जो 300 साल के सारे नेशंस हैं, उन्होंने गोला बनाया, बुजरी की तरफ बढ़ने लगे, आंखें दिखाया, सब कुछ किया। उसके चक्कर में उन्होंने कहा ज्ञान भी यही है। क्या कहते हो? यही है क्या? ना, क्या झूठ है? अब इनको ये नहीं पता था कि मेरे जनरेशन के या मेरे से पहले जनरेशन के लोगों को पता हो, हम यूनिवर्स पढ़ते थे स्कूल में। मल्टीवर्स अभी पिछले 20-25 साल से मल्टीवर्स बहुत बोल रहे हैं, अब तो बहुत बोलते हैं। पुराणों में है कि वैकुंठ किधर है 18 यूनिवर्स के बाद। यार मल्टीवर्स की बात तो तब भी हुई है, ये हमें क्या सिखा रहे हैं? अब नासा के साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि ह्यूमंस को कोई जानबूझ के यहाँ प्लांट किया है। आप पढ़िएगा, आपको सब अजीब बातें सब, और जैसे कोई समझौता हुआ हो, और जैसे और भी लोग और भी जनजीवन है जो इस फॉर्म में नहीं है। तो हमने पाताल बोला तो झूठ, हमारे हनुमान जी झूठ, उनके स्पाइडरमैन सच, उनके सुपरमैन सच, वो भी उड़ता है। सो कहने का अर्थ ये है कि एक पुराना सिविलाइजेशन की इमेजरी को बोरो किया गया, उसको छोंक के हींग का तड़का देके आपको दे दिया। आपने उसको एकदम भावग्राही रसग्राही तो हम रहे हैं, एकदम पी गए। अब हम अपने रस को पिए। जीवन में आंगिक वाचिक आहार्य सात्विक के अलावा मैं जब पढ़ने गया, किसी जो स्कूल का नाम लिया गया, वहाँ एक्टिंग क्लास में बैठा था, स्टैनिस्लॉवस्की पढ़ा रहे थे। मैं बोला बड़ी बोरियत है कि वही तो पढ़ के आए, फिर वही सब बात। तो मैंने जो टीचर था, बहुत ही ज़बरदस्त पैशनेट टीचर, स्टीव बकोल्ड, मैंने कहा सर आई डोंट लाइक योर क्लास बिकॉज यू आर अ गुड टीचर बट I have been already taught Stanislavski system. So if you allow me to go to the library, I'll go to the library. क्योंकि स्कॉलरशिप कार्ड में कहाँ गरीब आदमी भटकेगा। तो in India they teach you Stanislavski. Yes sir. Oh, that's a surprise. फिर मैंने उनको बोला कि बातों में हमारा एक है
नाट्यशास्त्र, और उसमें 4 ही तरह के अभिनय हैं। 5वां अगर मिले तो मुझे कहिएगा, मैं फिर क्लास में आता हूँ। आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक को छोड़ के और अगर कुछ हो तो बताइए। वो सात्विक तक जाते जाते मैजिक इफ, योर इफ, माई इफ, बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, सब उसमें। बीच में चला ग्रोटोस्की, फिजिकल थिएटर करते हैं। अरे यार, हैंडीकैप थिएटर है, इट्स नॉट कंप्लीट थिएटर। कंप्लीट थिएटर आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। क्यों? क्योंकि जीवन जो है इस 4 एलिमेंट के परे है नहीं, और इससे एक अगर मान लीजिए किसी का जिह्वा नहीं है तो बेचारा कष्ट में रहता है, वो कैसे एक्सप्रेस करेगा? तो वाचिक बहुत। अब इसका भी कारण ये है कि जब जीवन जो है वो भी आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक की तरह, मतलब उसी तरह से प्रेरित हुआ है। इसलिए माँ के गर्भ में जब हम होते हैं, जब दुग्धुकी शुरू होती है, तब डॉक्टर कहता है कि जो चाइल्ड इज अलाइव, वो दुग्धुकी आंगिक है, पहली चीज आंगिक है। उसके बाद बाहर आते ही बच्चा चिल्लाता है, रोता है, पहला वाचिक। उसके बाद उसको आप धो के साफ सुथरा करके फिर नापी पहनाते हो, चालू हो गया आपका आहार। उसके बाद जीवन भर में थपड़े खा खा के, आप लोगों के मैनिपुलेशन को देख देख के, सारी चीजों से वो सात्विक होता जाता है। इसलिए मुनि की जरूरत पड़ी लिखने के लिए, किसी लफंगे को नहीं जरूरत पड़ी। लेकिन हमारे समाज में नाट्य कर्मियों को, रंगकर्मियों को लोग थोड़ा ऐसे देखते हैं। क्यों? क्योंकि ये उस सिस्टम में नहीं आता ना जहां वो चाकरी करेगा, उस सिस्टम में नहीं आता। तो हुआ क्या कि इस सिस्टम में, मैं इसमें किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मुझे प्लीज माफ कर देना, पनिशमेंट मत देना, बोलो। समाज में जब हम ऐसे ही बड़े होते हैं तो 2 तरह के लोग होते हैं, चिंटू होता है और एक पिंटू होता है। पिंटू जो है मैथमेटिक्स में 98, 99 रख रहा है, चिंटू जो है 78 रख रहा है, लेकिन गाना बड़ा अच्छा गाता है। लेकिन मास्टर जी की अनुकंपा, करुणा, स्नेह, प्रीति कुछ नहीं मिलता। उसको है चिंटू भेजा मत, पिंटू इधर आओ। हाँ बेटा पिंटू, कैसे हो पिंटू? अब पिंटू के तो वारे ना रहे। फिर अचानक पता लगा कि कोई गेस्ट आ रहे हैं स्कूल में, वो कोई भी हो सकते हैं, और उसमें नहीं जाते। अब गेस्ट आएंगे तो गाना तो पड़ेगा ना, नाचना तो पड़ेगा ना, क्योंकि हम तो पैदा हुए इसी के लिए। तो फिर चिंटू की याद आई। चिंटू इधर आओ बेटा। एकदम टीचर सबके बांछे खिल गए। चिंटू को लगा कि कुछ भाव मिल रहा है। चिंटू भी यूं करके टीचर को देखने लगा। जी सर, सुनो, वो जो गाना तुम गाते, कौन सा गाना गाते थे? जैसे कौन सा गाऊं? सारे जान से अच्छे गाऊं? हाँ वो गा दो। और चिंटू और छोटे चिंटू कितने हैं सब इकट्ठा करो। तो 4-5 आ गए। और एक अवहेलित मास्टर रहता है स्कूल में, जो नाटक या संगीत या डांस सिखाता है। वो अवहेलित मास्टर को भी, लेकिन मास्टर जी हो चुके हैं, उनको पता है ये तो नाटक है इनका, लेकिन बच्चे को नहीं पता होता है। जैसे बलि के बकरे को गेंदे का फूल का माला पहना था, और बकरा उस दिन थोड़ा सा और गर्दन उठा के चलता है सामने, प्याज जो है मुझे तुम देखो, और मुंह कुछ ज्यादा ही हिलाता है उस दिन करके जाता है, अंत में आपको पता है। वैसे ही चिंटू को लगता है, चिंटू को उस दिन समोसा दिया जाता है, छोटे चिंटुओं को समोसा, और आते हैं, और चिंटू को लगता है मैं स्टेज पे वहां हूं जहां VVIPs आए हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। और चिंटू आके ऐसे खड़ा होता है, और चिंटू पूरा मन तन दे के नाट्य शास्त्र में आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक के साथ गाता है, सुर भी अव्वल लगाता है। लेकिन जिनके लिए परोस रहे हैं वो रसग्राही नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं है आपके गाने से। वो किसी के कान में कुछ बोल रहे होते हैं, कुछ सुन रहे होते हैं, दूर से किसी को देख के नमस्ते करते हैं, खत्म होते ही कहते हैं शाबाश, आज जो बच्चों ने गाया मेरे मन को भाया।
इधर चल रहा है और उधर क्या हो रहा है, टीचर कह रहे हैं चिंटू को चढ़ो उधर, चिंटू कह रहा हाथ से हो गया ना तुम्हारा काम, तुम्हारा और क्या, तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, अब तुम चुपचाप वहां जाओ। ऐसे समाज में जहां हम इस तरह से कंडीशन होते हैं, इसमें उन वीवीआईपी का भी कोई दोष नहीं है, उन मास्टर जी का भी कोई दोष नहीं है, और वो प्रिंसिपल जो अवहेलित टीचर रखते हैं कोई दोष नहीं है। दोष है समाज का जो व्यवस्था है वो 300 साल से ऐसा बना है। उस समाज में पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता है, रियल रेनेसा की आवश्यकता है। उसके लिए अगर हम तत्पर होंगे, अपने आप सब समझ में आ जाएगा, आंगिक भी, वाचिक भी, आहाजिक भी, सात्विक भी। उसके लिए क्लास लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जीवन का हिस्सा है। जैसे कई लोग अभी बैठे हैं क्योंकि मजबूरी है, मुंह बंद रखना पड़ेगा, क्योंकि किसी ये सिस्टम है कि बेसिक डिसेंसी है कि कोई बोल रहा है तो हम सुनते, तो क्या उसका वाचिक बंद है? बिल्कुल नहीं, उसका वाचिक चल रहा है। या तो कह रहा है कि ये क्या निदेशक एनएसडी ये क्या बोल रहा है, या कोई कह रहा है अच्छा ये नाटक वाला अच्छा ये कुछ बोल रहा है, या कोई कर नहीं ऐसे कैसे। सो वाचिक जो है ग्रोटोस्की के कहने से वाचिक नहीं बंद होता है, तो किसी सुडो इंटेलेक्चुअल के कहने से वाचिक बंद नहीं होता। वाचिक अनवरत है। इवन एक एज के बाद जब आप सोते हैं आपका ब्रेन भी बात करता है, ईएमआई कहाँ से आएगा, ईएमआई, बच्चे का फी होता है। फिर आप मेडिटेशन करते हैं या फिर साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। अब आते हैं साइकेट्रिस्ट पे। जो विद्वान लोग हैं उनको पता है, जो विद्वान हैं पर उस दिशा में नहीं गए हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। खंगाल के 6000 श्लोक है। खंगाल के जैसे उसका ट्रांसलेशन दिखेंगे संस्कृत से, मैं तो कहता हूँ श्लोक पढ़ो ही मत, क्योंकि आपको पता नहीं है तो क्या पढ़ के कर लोगे, पढ़ भी नहीं पाओ, आधो देख लो ऐसे करोगे कोई मतलब नहीं। आप अगर अंग्रेजी या उड़िया या हिंदी में अगर उसका ट्रांसलेशन है उसको पढ़ें। आप जो 150 साल से सुने हो, जितनी बातें छोंक के आपको कैप्सूल नुमा करके दिया गया है वो सारी बातें उसमें हैं। इसलिए वो कहता है कि शिक्षा और चिकित्सा, नाट्यशास्त्र कहता है। नाट्यशास्त्र में एक श्लोक में कहा था इसका काम शिक्षा और चिकित्सा दोनों का है। अब आते हैं, अंग्रेजों ने कहा कि थिएटर इन एजुकेशन हम स्कूल में भी चलाते हैं एनएसडी में। थिएटर इन एजुकेशन, अरे थिएटर का काम ही एजुकेशन है। जिस देश में पंचतंत्र लिखा गया है वो थिएटर इन एजुकेशन ही था। कुछ बावड़े स्टूडेंट्स थे, उनको बुलाया गया और उनको धीरे धीरे नीति जो है जीवन में कैसे जियोगे, कैसे आपकी विजडम बढ़ेगी, तो दैट इज थिएटर इन एजुकेशन। अभी हम जब थिएटर इन एजुकेशन को खंगाल रहे हैं एनएसडी में, तो मेरा सवाल उनसे यही है कि हम सीधा किसी वेस्टर्न थियोरी से शुरू करते हैं ना, नाट्यशास्त्र में इसके जड़ हैं, यहीं से शुरू करते हैं, पंचतंत्र से शुरू करते हैं, फिर वहां जाते हैं। क्योंकि भारतीय परंपरा ऐसी है कि हम तो खुले दिल से खड़े रहते हैं कि ज्ञान और मानवीयता ये दोनों चीज को हम खुले दिल से आलिंगन करते हैं। हमारा ये मकसद नहीं कि उसको काटना, हमारा ये मकसद है कि जबरदस्ती जिसको काटे उसको जोड़ो, नहीं जोड़ोगे तो बंद करो। क्यों करना है? क्योंकि सच्चाई को आप नहीं जोड़ रहे हैं। फिर वेस्टर्न वर्ल्ड में कहते हैं आजकल एमए इन थिएटर थेरेपी एक कोर्स है, काफ़ी कारगर है यूके में, यूएसए में, जिसके ऊपर एनएसडी अभी तत्पर है। अब शिक्षा और चिकित्सा की बात होती है। श्लोक में है कि जो लोग दुखी हैं, जिनका मन में विषाद है, उन सब के लिए नाटक है। इसलिए शायद हर एक मंदिर में नाट्य मंडप हुआ था कि लोग एकत्रित हुआ और सब कुछ करें। अब आते हैं ओटीटी और सिनेमा के ऊपर। नहीं, नाट्यशास्त्र इसमें कहा, अरे नाट्यशास्त्र ही भाई उस टाइम वीएफएक्स होता तो भरत मुनि वीएफएक्स लिख देते। तो अभी तुम बनो भरत मुनि। टेक्नोलॉजी जो है वो धीरे धीरे सिविलाइजेशनल इवोल्यूशन का पार्ट है। इसलिए जब हम समुद्र मंथन के बारे में बात करते हैं कल नाटकों में, हजारों साल चलेगा, लक्ष्मी जी कहती हैं ये तो हजारों साल चलेगा, आपके बिना मैं क्या करूँगी। हजारों साल चलेगा, वहीं हमारे पुरखों ने बता दिया कि बेटा दिस इज इवोल्यूशन। आप देखिए समुद्र मंथन से घोड़े निकले, घोड़ा निकला। आज भी मॉडर्न साइंस हॉर्स पावर से पावर को डिफाइन करता है।
इसका ओरिजिन आप देखिए। लिक्विड पानी को छोड़ के जो लिक्विड है, 3 तरह के लिक्विड निकले, जहर, अमृत, मदिरा। वारुणी आती है मदिरा की देवी। क्या आपके जीवन में 3 लिक्विड से परे अब कुछ है? मदिरा, जहर, बाकी अमृत। अमृत क्या है? जैसे हम अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं। और जहर क्या है? जब आप, लोग कहते हैं मैं कड़वा बोलता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूँ। आई एम अ प्रूवन डायबिटिक। मेरे रग रग में मिठास है। मैं अगर चाय के कप में उंगली डुबो दूँ, मेरी इतनी मिठास है। तो मैं जो कह रहा हूँ, मैं केवल समाज के लिए और मॉडर्न नेशन स्टेट की जिम्मेदारी के लिए कह रहा हूँ। समाज में जो भी प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उन सब की जिम्मेदारी है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आज हमारे देश ने, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसको यूएन में, इसकी काफ़ी सांकेतिक वो है। आप अगर कहें कि उससे क्या होगा, नहीं, उससे बहुत कुछ होगा। क्योंकि आप जिस कॉम्प्लेक्स में डूबे हुए हैं, आप जिस डर के साथ जीते हैं कि मैं ये कह नहीं सकता कि मतलब, अच्छा एक तरफ आप कहते हैं कि क्या होता है अश्वत्थामा, कहते हैं जीवित है अभी तक, क्या बेकार की बात कर रहे हो, और वहीं पर अश्वत्थामा को हम हीरो बना के अंधाई लिखते हैं। अरे आप नकार रहे हो तो फिर नकारो ना, आपको उसकी जरूरत क्यों पड़ी? और शिशु हत्या करने वाला हीरो है। सोचिएगा, कोई भी समाज किसी शिशु हत्या करने वाले को महिमा मंडित नहीं करता, लेकिन ऐसा हुआ। अब ये कह रहा हूँ मैं, मेरे को बहुत थप्पड़ पड़ेगा, कोई बात नहीं। थप्पड़ खाएंगे तो गाल, लोगों को लगेगा मैं चबी हूँ, लोग खाते पीते करते हैं, वो भी ठीक है। सो आंगिक वाचिक आहार्य सात्विक के परे कुछ भी नहीं है। और हमारे पुरखों को ये ज्ञान था, इसलिए उन्होंने नृत्य शास्त्र नहीं लिखा, संगीत शास्त्र नहीं लिखा, ललित कला शास्त्र नहीं लिखा, आहार्य शास्त्र नहीं लिखा, लिखा नाट्य शास्त्र। और एक श्लोक और भी है जिसमें ट्रांसलेशन ये है कि पूरा नाटक जो है समाज को आईना दिखाता है। हमने कल प्ले में भी ये बात करी, और ये अभी 150 साल से 100 साल से हमें अंग्रेजी में, फ्रेंच में, कभी हमारे भी कुछ प्ले राइट ने कहा, आप नाम लेंगे तो ऑफेंडेड फील करेंगे। आपने नहीं बोला है, झूठ है। आपने शायद रियलाइज किया होगा, बट बहुत लेट रियलाइजेशन है। ये तो 2500-3000 साल पहले रियलाइजेशन हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ, सैकड़ों साल नाटक खेलने के बाद आपने डिडक्टिव लॉजिक निकाल के उसकी ट्रिटराइज लिखा होगा, थियरी लिखा होगा, एक दिन में नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि नाटक का ट्रेडिशन इसी देश से शुरू हुआ है। एरिस्टोटल, पोएटिक्स, सॉरी, आपके हाथ में था, आपने जो कहा ठीक है। लेखन में आज सीटफील्ड करके अगर कोई बच्चा पढ़ता हो इस तरह से, स्क्रीन प्ले राइटिंग में सीटफील्ड हॉलीवुड में बहुत बड़ा एक नाम है। लेखन में पहले जब हम पढ़ते हैं तो 5 एक्ट्स की बात होती है। एरिस्टोटल, पोएटिक्स, ना उससे पहले नाट्यशास्त्र में भी 5 एक्ट्स की बात की। अब वो कहाँ से कैसे गया मुझे नहीं पता। मैं ये भी स्पर्धा नहीं कर रहा हूँ कि किसने हमें कॉपी कर लिया। मैं खाली इतना ही कह रहा हूँ पूरे विश्व को कि साहब जो सच है उसको मानो ना। आप तो सत्य के पुजारी के हिसाब से चलते हैं, तो पुजारी मेरे मंदिर में आओ, मेरे मंदिर में भी सच्चाई है। ये दिक्कत है। इसलिए जब बाहर के ड्रामा स्कूल वाले आजकल हमारे स्कूल आते हैं, मैं उनको बोलता हूँ वेलकम टू दी नंबर 1 ड्रामा स्कूल ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो यूं करके देखते हैं, कहते हैं ये क्या बोल गया। तो मैं उनको बोलता हूँ देखिए नाट्यशास्त्र, और देखिए पहले नाटक यहीं, उसके बाद नाटक आपके वहाँ। तीसरी बात, इन्होंने एक थेस्पिस ढूंढ लिया, ग्रीक थिएटर में एक थेस्पिस ढूंढ लिया, यानी कि मेन लीड, यानी कि एक एक्टर का अहंकार। इन्होंने अहंकार को ढूंढा। नाट्यशास्त्र में कोई थेस्पिस फिस्पिस कुछ नहीं है।
कुछ नहीं है। नाट्य शास्त्र में आई नहीं है, वी है, हम है, हम में मैं है। यहाँ थेस्पिस ढूंढ कर मैं कर दिया, इसलिए आज भी भारत भवन में भी हुआ होगा, एनएसडी में हो रहा है, बाकी जगह मेन रोल मुझे चाहिए, उसके नीचे मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि सबको थेस्पिस बनना है। लेकिन जो कोलैबोरेटिव मीडियम, पूरा 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 वर्ल्ड जो है, इवन समाज भी कोलैबोरेशन है, टीम वर्क है। समाज तो अकेले थेस्पिस लेकर नहीं चल सकता। इन्होंने थेस्पिस ढूंढ लिया, इन्होंने प्ले राइट ढूंढ लिया। जब ये इवोल्यूशन की बात करते हैं, हमने कोई प्ले राइट की बात नहीं करी, हमने सूत्रधार की बात जरूर करी, यानी कि मैनेजर, यानी कि थिएटर मैनेजमेंट जो अभी वेस्टर्न वर्ल्ड में भी कराया कोर्स, ये मैनेजमेंट वाली चीज इनको पता था। और ये कहना कि पहला नाटक अगर समुद्र मंथन है, मैं अपने 100 पुत्रों के साथ आया हूं करने के लिए। ये ब्रॉडवे वाले कहते हैं हम बड़ा नाटक करते हैं, हमने तो बड़े से ही शुरू किया। हमारे यहाँ कुछ छोटा होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कायनात को देखने का स्पर्धा यहीं शुरू हुई थी। अब दूरबीन उनके पास आ गया, अच्छा ठीक है, क्योंकि हमें तो दबा दिया गया, हम तो डर गए। लेकिन जीरो यहीं शुरू हुआ, इनफाइनाइट यहीं शुरू हुआ, डेसिमल यहीं शुरू हुआ, पाई यहीं शुरू हुआ। मतलब इतना डिफिकल्ट कैलकुलेशन पाई यहीं शुरू हुआ, चरक सुश्रुत यहीं, और नाट्य शास्त्र भी। और पंचम वेद इसलिए शायद कहा होगा क्योंकि इसमें निचोड़ है संसार का। ये एक योगिक लाइफ है। मैं खाली अभिनेता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कलाकार की बात करूँगा। मैं इसलिए कहता हूँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इज नॉट अ कोर्स, इट्स अ 3 ईयर लॉन्ग वर्कशॉप ऑन आर्टिस्ट्री। हम आर्टिस्ट पैदा करने की कोशिश करते हैं। उस आर्टिस्ट्री, सपोज आई एम एन आर्टिस्ट, उस आर्टिस्ट्री का 1-2% मैं चाहता हूं कि तुम कंज्यूम करो यार, तो मैं जाके 4 सीन कराता हूं। आप मेरी आर्टिस्ट्री को जज ना करें कि मैं 4 सीन कर रहा था, क्योंकि समाज आप में दम नहीं है कि आप हमारी आर्टिस्ट्री को भी एक्सप्लोर करने का मौका दें। समाज ऐसे ही है। बड़ी शिकायत है मुझे समाज से। वो इसलिए है क्योंकि मैं इसी घर में रहता हूँ, तो घर में रह के हम पापा को भी सवाल करते हैं। तो मैं इसी समाज में रहते हुए कह रहा हूँ कि अभी जो समाज को आगे लेके जाएंगे, जो गणमान्य व्यक्ति बनने के प्रक्रिया में है, वो लोग सारी चीज़ों को भूल जाएं, इसी चीज़ को माने, आंगिक वाचिक आहार्य सात्विक के बिना जीवन नहीं है, और जीवन का प्रतिफलन अगर रंगकर्म है तो उसके बिना रंगकर्म नहीं है। उसमें तुम्हारे स्टानिस्लॉवस्की, उसमें तुम्हारे ब्रेख्ट, उसमें तुम्हारे जितने सारे लोग हैं, जितना पढ़ेंगे, तर्जमा करेंगे, एनालाइज करेंगे, वो सबको पाएंगे कि एक एक कंपार्टमेंट में आते हैं फिर चले जाते हैं। कोई भी थियोरी अभी तक नहीं बना है जो नाट्य में जितनी सारी चीज़ें उस समय जो हो सकता था, जो कि आज भी होता है, सिवाय VFX एंड अदर थिंग्स, वो सब उसमें सन्निहित है। ऐसा कोई थियोरी नहीं, और ये थियोरी नहीं है, ये प्रैक्टिस है। एक हम ड्रामा स्कूल में वॉइस एक्सरसाइज में सिखाते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड से है, बाकी मध्य प्रदेश ड्रामा स्कूल, हर ड्रामा स्कूल में हुआ है। अरे कमालवादी भाई, कमालवादी। तो सर कह रहे थे एक्सरसाइज निकालो NSD वालों, अरे एक्सरसाइज रखा हुआ है आपके लिए, आप उसकी तरफ देखो। अब NSD वाले निकालेंगे नहीं, उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता, क्योंकि इन एवरी इंस्टीट्यूशन देयर आर मेनी फोर्सेस एंड डायरेक्टर इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट। अगर वो कर्मी है, अगर वो केवल और केवल कर्म में विश्वास करता है, वो यही पाता है कि मैं बहुत छोटा एक हिस्सा हूं। अगर वो कुकर्मी है, वो पाता है कि मैं बहुत बड़ा हिस्सा हूं। अब मैं सुकर्मी भी नहीं हूं, मैं कर्मी हूं। कोशिश कर रहे हैं अभी NSD में हम साल भर भारत भर नाट्य शास्त्र के ऊपर आलोकपात करने की कोशिश कर रहे हैं। साइमल्टेनियसली बाकी जितने सारे महानुभाव हैं उन सबको लेके चल रहे हैं, ताकि हमारे हिंदुस्तान में पढ़ा हुआ बच्चा
बाहर जब जाए उनको सरप्राइज दे, जैसे वो मुझसे उनके गूज बम्स खड़ा करे। ये भारत ऐसे ही रहा है ज्ञान के चक्कर में, कला के चक्कर में, ऐसे ही आगे रहे तो बहुत अच्छा। अब आते हैं छोटा मोटा वीएफएक्स और बाकी चीजों पे। सिनेमा में आप क्या करता है, अभिनेता क्या करता है, डायरेक्टर क्या करता है, राइटर क्या करता है, सिनेमाटोग्राफर क्या करता है, लाइट वाला क्या करता है, सेट वाला क्या करता है, कॉस्ट्यूम वाला क्या करता है। यू हैव द सेम प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ स्क्रिप्ट दैट यू डू इन केस ऑफ अ प्ले। ये कुछ वर्कशॉप लेते हैं वहाँ मुंबई में। मैं क्योंकि 40-42 फिल्मों में एक्टिंग किया, जो इन्होंने बोला नहीं मेरे बारे में, और मुझे अवार्ड भी मिला है। चलो कोई बात नहीं बोला, अच्छा है। मैं कुछ और अच्छा करूंगा ताकि सार्वजनिक स्तर पे मेरा नाम फिर से लिया जाए। ये मेरे लिए चुनौती है। ये वर्कशॉप करते हैं सिनेमा में, पूछते क्या करेंगे वर्कशॉप में। अब एनएसडी वाला वैसे भी श्रापग्रस्त है। एनएसडी वाला जहां भी जाता है, ये आपके देश की उपलब्धि है। एनएसडी वाला जहां भी जाएगा उसको लोग यूं देखते हैं, बड़ा ज्ञान दिखाएगा, ये इसी को आता है सब, और वो बेचारा कुछ नहीं कर रहा है। ये आपके देश की उपलब्धि है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा केवल उनके स्नातक का इंस्टीट्यूशन नहीं है। ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसे देते पूरे देश का इंस्टीट्यूशन है। कृपा करें हम पे, स्नेह में। वर्कशॉप में चले जाते हैं। वर्कशॉप में क्या होता है, हिंदी पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि जो निर्देशक है वो सैंड्रा का बच्चा बैंड्रा से आया है, वो हिंदी खुद सीख रहा होता है कि ठीक से मैं सुनूं। वो हिंदी पढ़वाते हैं, कहते वर्कशॉप हो गया। तो मैं बाद में बोलने लगा कि आज ना मेरे पेट में बहुत दर्द है और मेरे घर पे डॉक्टर है, तो मैं लिख के भी दे सकता हूँ, कि मेरे बैकअप में माइंड रहता है। आज मेरे इतना दर्द है, मैं नहीं आ पाऊंगा। वहां जाके वो आपको बोलते हैं, नहीं क्या बोला, कैसे बोला आपने, कि रश्मि बहुत अच्छी लड़की है। नहीं, रश्मि बहुत अच्छी लड़की है बोलो। मुझे नहीं सर, रश्मि तो लड़की, और विजुअल मीडियम में रश्मि तो खड़ी है ना सामने, लड़की हीरोइन है वो फिल्म की। नहीं सर आप ऐसे मत बोलो, आप बोलो ना रश्मि बहुत अच्छी लड़की है। ये वर्कशॉप होती है। तो इन तमाम चीजों में कहने का मतलब है कि सब लोग वही तलाश रहे हैं कि आंगिक वाचिक आहार्य साथ अपने अपनी समझ में कैसे वो अच्छा हो, लोगों तक पहुंचे। और एक अभिनेता, भारतीय अभिनेता और पाश्चात्य अभिनेता में जो अभिनय करना चाहते हैं, इवन जो डायरेक्टर होता है वो भी अभिनेता है, जो राइटर होता है वो भी अभिनेता है। क्यों? बिकॉज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस। रिएक्शन एक्चुअली जब हम कहते हैं वो दिखता है। मान लीजिए आपका पेट खराब हो गया, इन्फेक्शन हो गया, वो दिखता है थोड़ी देर के बाद। उल्टी करोगे, दस्त लग जाएगी, तो रिएक्शन दिखता है। सो अच्छा राइटर वो उस रिएक्शन को क्रिएट करता है। सो ही हिमसेल्फ इज ऑल्सो ग्रेट एक्टर। अच्छा निर्देशक, अच्छा कॉस्ट्यूम वाला, उसको पता है कि अच्छा इसमें युद्ध का सीन है, वो भी एक्टिंग को देखता है, यार इसको इतना पहना दूंगा वो कैसे युद्ध करेगा, यानी कि एक्टिंग को समझ रहा है। स्वांगिक वाचिक आहार्य सात्विक सब चीज को लेकर सब लोग करते हैं, और अंत में हम सब करते हैं। द ओनली थिंग इज दैट एडेड साइंटिफिक टेक्नोलॉजी वो लोग यूज करते हैं, जिसमें मैनिपुलेट करने में उनको आसान होता है। सिनेमा इज ए मैनिपुलेटिव फॉर्म ऑफ आर्ट। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, स्पिलबर्ग करके हैं, आपको पता होगा, उनका नाम मैं जानबूझ कर लेता हूँ ताकि आप मुझे काट नहीं सकते। तो वो कह रहे हैं कि सिनेमा इज ऑल अबाउट मैनिपुलेशन। क्यों? क्योंकि अगर स्टार है और मैं हूँ, और स्टार को मेरा थोड़ा ठीक नहीं लगा, उसने यूं किया और डायरेक्टर समझ गया, एडिट में मेरा खाली बाल दिखेगा, जब वो डायलॉग बोल रहा है वही दिखेगा, जो नहीं बोल रहा है तब भी वही दिखेगा, और दिखना भी चाहिए क्योंकि स्टार है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो भी कल जाके कमर्शियल वर्ल्ड में काम करोगे, स्टार से कभी मत टकराना। जैसे यूनिवर्स हमारा है, उसमें स्टार सूरज है। सूरज से अगर पृथ्वी जाके टकराएगा तो जल जाएगा, काहे टकराना, तो स्टार है। उसके बाद बुद्ध है, वो हीरोइन है, उस स्टार के आसपास है। आप ढूंढ लो कि आप नेपच्यून हो, आप कौन हो, इतनी ये नाट्यशास्त्र सिखाता है। जीवन का सात्विक तरीके से
जीवन को, स्थान काल को अच्छे से पहचानना, अपने झूठी मूठी अहंकार से दूर रहना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप छोटे पड़ ही जाते हो। जब आपका बच्चा बड़ा रहा होता है, इतने सवाल पूछता है कि आप छोटे तो मन में पड़ ही जाते हो कि अरे मुझे लग रहा था मैंने नाटक वाटक किया, बहुत जानता हूँ, तो मुझे रोज फेल कर रहा है। तो हम हर जगह कहीं ना कहीं अपने आप को छोटा महसूस करते तो अच्छी बात है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये मैनिपुलेटिव आर्ट चलता है। और साथ में भारतीय अभिनेता जो है, हम क्या करते हैं, एक अभिनेता होता है, फिर वो पात्र में अपने आप को तब्दील करता है, फिर पात्र में वो रस क्रिएट करता है, फिर वो रस को लेके आके पब्लिक के सामने उड़ेल देता है, पब्लिक उसको पी जाती है। लेकिन कढ़ाई में जो कढ़ाई पनीर है, कढ़ाई नहीं खाता उसको। कढ़ाई अगर खा गया तो क्या देगा दूसरे को, इसलिए वेस्टर्न एक्टर असाइलम चले जाते हैं, मेंटल असाइलम। वो पात्र ना होते हुए वो खा ही जाते हैं, वो खुद ही रसाग्राही हो जाते हैं, वो रस को खुद ही पहले पी लेते हैं। अरे तू देगा क्या, ओह दैट वाज टू टफ, आई हैव टू गो टू द डॉक्टर। नहीं, तुम एक्टर नहीं हो, तुम अभिनेता नहीं हो। भरत मुनि कहीं नहीं बोलते नाट्यशास्त्र में कि तू रस को खा, तू रस को पी। तो हमारे एक्टर कढ़ाई पनीर दूसरों के लिए बनाता है, कढ़ाई में प्रवेश करता है, कढ़ाई का स्वरूप लेता है, क्योंकि यहाँ जो दशावतार का जो है कि हम अलग अलग स्वरूप में जाते हैं जीवन में। कभी बकरी जैसे बिहेव करते हैं किसी के सामने, कभी शेर जैसे बिहेव करते हैं, कभी शेर जैसे बिहेव करने का एक्टिंग करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो कहने का अर्थ ये है कि खुश रहिए, मेहनत करिए, जीवन का अवलोकन बहुत ज़रूरी है। जितना हो सके जो डिटैचमेंट का जो फिलॉसफी है हमारे धरोहर में, उसमें रह के जब आप जीवन को देखते हैं, उससे जो लिविंग मोन्टाज बनता है मानस पटल में, उससे आपका अभिनय, लेखन, निर्देशन सब शुरू होता है। सो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र असीम है, अपार है, उसको बिना बहाना करिए आप पढ़िए। बहुत सारी किताबें हमारे इंटेलेक्चुअल्स, स्कॉलर्स के पास सांस लेने की फुर्सत नहीं है, वो लगे हुए हैं दिन रात, किसी भी कोने में बैठ के लिख रहे हैं आप ही के लिए। ये आपकी अज्ञता है, या आपको ज़्यादा समय रील में रहना है, रहिए, आपकी मर्जी, थोड़ा समय निकाल लीजिए। रील में भी जैसे कोई कहता है, हेलो दोस्तों मैं अभी फला रेस्टोरेंट में हूँ, यहाँ का कढ़ाई पनीर बहुत अच्छा है, खाएंगे, ओह चटपटा, सो आंगिक वाचिक आहार साथी कर रहा है। रील करिए तो भी रोल प्लेइंग है, जीवन जिए तो भी रोल प्लेइंग है। एवरीथिंग इज अ साइको सोशियोलॉजिकल प्रोसेस। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत। आदरणीय सर ने बहुत ही सरल और सहज शब्दों में अपनी बात रखी। मुझे रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मूल सार में जो अगर मैं कहूँ तो इस संगोष्ठी के माध्यम से पुनर्जागरण की तरफ हमें जाने की आवश्यकता है, और ये संगोष्ठी एक संग्रहालय की चीज़ बन के ना रह जाए। निश्चित रूप से ये संगोष्ठी के माध्यम से एक आगाज हो और ये अनवरत प्रक्रिया चलती रहे। इसके अलावा भारतीय परंपरा को बहुत सारे शब्दों को लेके आपने डिकोड किया अपने अनुभव के माध्यम से, और बड़ी सरल सहज चिंटू पिंटू के माध्यम से। पिंटू सर हमारे सामने बैठे हैं तो चिंटू हम सब हैं। तो मैं अब 5 मिनट और, अगर आप चाहें, आपके मन में कोई प्रश्न हो तो 2-3 महत्वपूर्ण सवाल हमारे विशेषज्ञों से आप ले सकते हैं, इसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। जी प्लीज। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा सेशन रहा सर, एंजॉय भी किया और बहुत कुछ जाना सीखा। विद्या निधि जी से मेरा प्रश्न है कि जब हम विश्व रंगमंच और नाट्यशास्त्र की बात करते हैं, एक बात जो मैं जानना चाहती हूँ, जो मुझे ठीक से समझ में नहीं आती, वो अरस्तु का कथारसिस और भरत मुनि का रस सिद्धांत, इसको लेके बहुत सारा लिटरेचर है भी अवेलेबल, पर यदि आप उसमें थोड़ा सा और प्रकाश डालें कि कथारसिस क्या है। वो तो ऑफ कोर्स ट्रेजेडी तक ही लिमिटेड है, बट उस पर आपको यू नो द आंसर। पर अगर हम उसको रस सिद्धांत और कथारसिस देखें तो वो कितना लिमिटेड है या
कितना क्या वही है, क्या और ज़्यादा है, ये मैं जानना चाहती हूँ। एक बात जो हमें समझनी चाहिए कि रस सिद्धांत का कारण ही अलग है। रस सिद्धांत का कारण कैथारसिस नहीं है। रस सिद्धांत को जो हम देखते हैं, जैसे अभी चित्रंजन जी बात कर रहे थे, मेरे मन में वो विचार आया कि हमारे यहाँ कैरेक्टर के लिए शब्द क्या है? पात्र। पात्र रसनिष्पत्ति करके रसिक को आस्वादन के लिए परोसता है, ये उसकी इमेज है। कैथारसिस अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। कैथारसिस का इस रस सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं है, ये मेरा मानना है। कैथारसिस में आप क्या करते हो कि कोई एक भावना को उच्चतम स्थिति में ले जाकर वहां से छोड़ देते हो, राइट? रस सिद्धांत आपको यह करने के लिए नहीं कहता है। रस सिद्धांत का एस्थेटिक्स अलग है, कैथारसिस का एस्थेटिक्स अलग है। और जब हम रस सिद्धांतों को देखते हैं तो मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग, जैसे अभी ये कढ़ाई पनीर की जो बात कही ना, मुझे बार बार मन में आ रहा था कि एक्टर तो वही करता है। अंग्रेजी में शब्द क्या है? अंग्रेजी में शब्द है रोल। ये रोल शब्द कहां से आया? ये शेक्सपियर के समय में आया हुआ शब्द है। क्यों आया? शेक्सपियर नाटक लिखता था और देता था। अब उसने लंबे लंबे नाटक लिखे, बहुत सारे कैरेक्टर्स लिखे, तो हर एक कैरेक्टर का जो भी डायलॉग है वो एक पन्ने पर लिख के उसके बाद दूसरा पन्ना, तीसरा पन्ना, सिर्फ उसके डायलॉग उससे मिलते थे। और उसके पहले वाले कैरेक्टर के पात्र के सिर्फ 3 शब्द लिखे रहते थे। और ये जो कागज का पुर्जा है वो रोल बना के दिया जाता था। सो द क्वेश्चन वाज, आपको कौन सा रोल मिला? मुझे कौन सा रोल मिला? रोमियो का मिला है। हाँ? नाट्य शास्त्र में या रस सिद्धांत में ये नहीं है। उसमें क्या कहा जाता है कि आप एक पात्र हो। हाँ? और अगर उसको हम बर्तन की तरह देखें तो आप एक पात्र है, एक खाली पात्र है। आपको उसमें रस निष्पत्ति करके रस भरना है। और जैसे चित्रंजन जी ने कहा, वो रस भर के खुद तो नहीं पीना है, खुद नहीं पीना है। वो जो रसिक है उसके आस्वादन के लिए है। उसमें उसको कैथारसिस मिल गया तो मिल गया, लेकिन रस सिद्धांत का मूल कारण कैथारसिस नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से हम एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ। क्या होता है, बहुत सारे एक्टर हैं, वो एक्टिंग करने के बाद कहते हैं मैंने बहुत अच्छा किया, थोड़ा लोगों के ऊपर चला गया, यानी कि वो रस को पी गया, वो बनाया, खाया, पिया, उसी का मजे लेके वो निकल गया। सो सेल्फलेसनेस नहीं है। सो इंडियन एक्टर सेल्फिश नहीं है। वो सेल्फलेसली एक कहानी को आप तक लेके आता है ताकि उस आईने को आप देखो और खुद को उसमें ढूंढो, कहाँ खड़े हो, कैसे हो। सुधार सकते हो तो सुधारो, नहीं सुधार सकते हो तो दुनिया भर में अभी रोल है, एग रोल है, चिकन रोल है, मटन रोल है, रोल लेते हो। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत। हम 4 दिवस तक लगातार इस विषय पर रसास्वादन करेंगे। आपको कुछ सूचनाएं हैं कि जो भी हमारे शोधार्थी अलग अलग जगह से आए हैं, कल अगर समय रहेगा तो हम उनकी कुछ पेपर प्रेजेंटेशन भी ले सकते हैं। वो मुझे अपने नाम या ददीप जी को अपने नाम दे गए। संक्षिप्त रखेंगे 5 से 10 मिनट का। और विशेष रूप से आज हमारे बीच मोहपिया की बहुत अद्भुत प्रस्तुति होगी शाम के उसी समय। प्रोफेसर बामन केंद्री जी द्वारा, प्रख्यात निर्देशक द्वारा ये निर्देशित है। और आप सभी अधिक से अधिक संख्या में आए। और कल 26 जुलाई को सेमिनार में लोकेन्द्र त्रिवेदी जी, रमाकांत पांडे जी, महेश चंपकलाल सर और प्रोफेसर बामन केंद्रे सर को हम सुनेंगे। उनका आशीर्वाद, उनका उद्बोधन हम सभी को अभिभूत करेगा। तो आप सभी इस सत्र का हम समापन करते हैं। आप सभी को आभार प्रदान करते हुए, आप सभी को विनम्रता के साथ, और आप सभी दोपहर के भोजन के लिए सादर आमंत्रित हैं। और इससे पहले कि हम यहाँ से जाएं, मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मेरी बात को इतना समझा कि आपके पास कोई डाउट नहीं है।